जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ऑनलाइन बच्चे जरा जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें जो बच्चे हैं सो फार। बेटा कैन यू पीपल प्लीज कंफर्म? आवाज स्क्रीन वीडियो क्लियर है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट जरा प्लीज चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिएगा, आवाज स्क्रीन वीडियो वगैरह सब क्लियर है जी? वालेकुम सलाम, ठीक है। ओके, ऑल राइट, एक्सक्यूज मी। बेटा हैंडआउट सबके पास मौजूद है, सही है? नहीं आपके पास? अभी दिए थे, कुछ बच गए? कितने बच्चों के पास नहीं है? कितने ही है? तुम कितने कितने नहीं है तुम्हारा? एक ही नहीं है? अभी तुम शेयर कर लो या पीछे पास कर दो? एक यहाँ दे दो, एक इसको दे दो और एक पीछे पास कर दो। बेटा अभी ये कॉपी यहाँ नहीं है आप लोग के पास? अभी इस वक्त कितने बच्चों के पास नहीं है? ओनली वन? अभी बेटा आप शेयर कर लो, मैं थोड़ी देर में दे रहा हूँ, ठीक है? नाउ लिसन, एक्सक्यूज मी, इधर। बेटा हमारी पहली क्लास हुई थी जो लास्ट क्लास थी, इसमें फर्स्ट क्लास में हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया था और ये तमाम चीजें, और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये कायरो बताया था, ये सुन लो। अच्छा एक काम करें, अपने हैंडआउट जरा ओपन करें सारे बच्चे। बेटा मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर किसी ने फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड की है तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देख ली होगी, और अगर वो भी नहीं देखी तो आज देख लीजिएगा। मैं कुछ अपने हिसाब से चीजें रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, सही है? देखिए नंबर वन, आप कौन ऑडिटर्स? मैं हारिस हनीफ, क्लाइंट एंटिटी, यही हमारी एग्जांपल्स चल रही थी। अच्छा सवाल ये है कि ऑडिट जो है वो किसका हो रहा है, जरा बताइएगा मुझे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हो रहा है आपके पास ऑडिट, सही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है। सेकेंडली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है, और ये ऑडिट किसके लिए हो रहा है? शेयर होल्डर्स की तसल्ली के लिए। हाँ या ना का जवाब। क्या ऑडिटर का काम, क्या ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना है? आंसर इज नो। उसका काम सिर्फ इतना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें जो कुछ लिखा है वो सच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दैट शुड बी ट्रू एंड फेयर, सच होना चाहिए। और ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के बाद क्या एक्सप्रेस कर देता है? ओपिनियन एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है? गारंटी नहीं देता, क्या एक्सप्रेस कर देता है? ओपिनियन। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? गलत बयानी। जो आईएएस कह रहा है वो और जो आपने किया वो, उसमें डिफरेंस इज अ मिस स्टेटमेंट। हमारी ये बात हो चुकी थी, और फिर मैंने तुम्हें बताया था ऑडिटर सैंपल बेस पे क्या चेक कर रहा है? मटेरियल आइटम्स। क्या अज्यूम करोगे? मैनेजमेंट ऑनेस्ट है डिसऑनेस्ट है? कुछ भी नहीं, कुछ अज्यूम नहीं करना आपने, सही है? ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी पेज नंबर 2 पे। आपने क्या नहीं करना, क्या करना है? वेरीफाई हु आर यू। जो ऑडिटर जो कर रहा है वो क्या है? प्रोसीजर्स है। प्रोसीजर्स क्या है? कायरो। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी, दोबारा से एक्सप्लेनेशन दूंगा बाद में, अभी नहीं। अब आ जाए सारे स्टूडेंट्स, ये लिखा है सिस्टमैटिक अप्रोच बाद में, पेज नंबर 3 पर आ जाए। बेटा पेज नंबर 3 पर आ जाए, पूरा पूरा पेज आपके पास खाली नजर आ रहा है। पूरा पेज बेटा आपके पास जो है ना वो खाली नजर आ रहा है, इसमें हमने लिखना है सबसे पहला पॉइंट। ये देखिए नोट, ये लफ्ज क्या लिखा है? कंट्रोल्स। इसका इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। कैसे? मैं इसको अगर आपको एग्जांपल से लेके बात करूं, देखिए अब सुनो, एक्सक्यूज मी, आई एम अज्यूमिंग दैट आप लोगों ने फर्स्ट क्लास ली थी कल की। जिसने नहीं ली थी, यूट्यूब तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी पे जाके देखो, पहली क्लास की वीडियो लगी है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है? सेकंड पॉइंट, अच्छा आप स्टूडेंट्स किसका ऑडिट करने आए हो, जरा ये मुझे बताएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो है वो बेटा आप ऑडिट कर रहे हो, यस और नो? ओके। सेकेंडली यहां पर एक बात लिखी, जो कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स का इंपैक्ट आ रहा है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। और वो कैसे? आप लोगों ने F1 के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था, कंट्रोल सिक्योरिटी एंड ऑडिट। कौन सा? इंटरनल कंट्रोल्स का। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स बता दूं अगर आपको याद है नहीं। एक टर्म था क्या? स्पैमसो। याद है या नहीं? नहीं सर भूल गए, कोई बात नहीं, हमारे पास से शुरू से है, शुरू से हम इसको पढ़ेंगे। हैंडआउट नंबर 3-4 में होगा, ये हमने पढ़ना है इसको। सुनो, ऐसे इसके उसमें देखना, मैं लंबी चौड़ी कहानी नहीं, सिर्फ एक ही चीज आपको बता देता हूँ।
ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने के लिए। अभी तक हमने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। ये हैंडआउट क्या है आपके पास? बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ज्यादा डिटेल में है। बेटा स्पैम सोप में मैंने आपको बताया एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, कॉपी मत करना अभी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये क्या चीज होती है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब होता है कि काम को डिवाइड कर देना। काम को क्या करना? 2-3 लोगों में डिवाइड कर देना। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखता हूं और फिर उसके बाद हम ये जो पेज नंबर 3 उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, ठीक है, गौर से सुनो। मिस्टर ए प्रोडक्ट को सेल करता है, सेलिंग में इन्वॉल्व है, वो कैश भी कलेक्ट करता है, वो एंट्री भी रिकॉर्ड करता है, कैश भी उसी के पास है। सवाल, मिस्टर ए मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, फिर मैं टॉपिकल वाइज इस चीज को समेटूंगा। मिस्टर ए क्या क्या काम कर रहा है जरा मुझे बताएं। ही इज सेलिंग द प्रोडक्ट्स, कलेक्टिंग द कैश, और उसको क्या कर रहा है? रिकॉर्ड भी कर रहा है। कैश डेबिट, सामान क्रेडिट, सेल क्रेडिट, वो एंट्रीज भी बना रहा है, सारे काम उसी के पास है। क्या ये पूरा का पूरा काम सेग्रीगेटेड है? नहीं। सवाल, क्या चांसेस है मिस्टर ए से गलती हो जाए? उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरर। कल बताया था मैंने आपको, क्या हो जाए उससे? एरर हो जाए। क्या चांसेस है वो फ्रॉड कर ले? बिल्कुल। अच्छा फ्रॉड पता है कैसे? कई तरह के फ्रॉड है। कैश किसके पास है? रिकॉर्ड्स भी इसके पास है। कैश चोरी किया, हिसाब किताब अंडर स्टेट किया, सब अकाउंट्स बैलेंस, कुछ भी ये काम हेरा फेरी कर सकता है। तो अगर आप ऐसा इन्वायरमेंट देखते हो अभी, तो आप मुझे बोलोगे सर हारिस, आपकी कंपनी में तो कंट्रोल नाम की चीज ही नहीं है। क्या नहीं है? तो जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ आएगी, उसकी एक रीजन आपके पास ये भी हो सकती है कि आपकी कंपनी के कंट्रोल्स वीक है। क्या वीक है? क्योंकि देखो जिस जगह के कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, क्या अच्छे नहीं है? कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, तो उसका अल्टीमेटम इंपैक्ट किसके ऊपर आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पता है कैसे? अच्छा मिसाल, अभी मैं इस बंदे को चोर नहीं कह रहा, इससे गलती हो सकती है। क्या हो सकती है? रिपीट बेटा, सामान कौन बेच रहा है? मिस्टर ए। कैश किसके पास है? एंट्री। इतना वर्कलोड था इसके पास, इतना वर्कलोड था कि कैश डेबिट और सेल क्रेडिट 808 रुपए गलती से 880 रिकॉर्ड कर दिया इसने, एक जगह पर, दोनों जगह पर। इसको हम लोग वो कहते हैं क्या? एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। वेट करना, मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा चोर है, गलती से इससे जो अमाउंट्स है वो आगे पीछे हो गई, या फिर डेबिट का क्रेडिट हो गया, कुछ भी, मतलब इसने, मैंने कल बताया था ना F7 के 7 किस्म के एरर्स, वो ट्रांसपोजिशन, कमीशन, ओमिशन वगैरह जितने भी हैं, कोई भी उससे गलती हो गई। मिसाल, यार उस बंदे से गलती हुई क्यों है? वजह, उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो यू विल बी सेइंग टू मी, आप मुझे बोलोगे सर हारिस आपकी कंपनी में कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब हो गई है। क्या खराब हो गई है? एक बात जहन में रखना, ऑडिटर क्या चेक करता है? आंसर मी। मैंने कल पहली क्लास में कहा था टू वे कम्युनिकेशन। क्या चेक करता है? अब आज दूसरी बात, ऑडिटर चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस हर वो चीज, सिर्फ कंट्रोल नहीं, हर वो चीज जिसका एफएस के ऊपर इंपैक्ट आ जाए। ऑडिटर हर वो चीज चेक करता है जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट आएगा किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। इस वक्त जो कंट्रोल्स हैं, इस वक्त जो क्या है बेटा आपके पास, उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है जरा बताएं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। यहां तक बात सही है? अब मैं कुछ बात लिखने जा रहा हूं और आप बच्चे मुझे बताएंगे इफ अगर कंट्रोल की। अच्छा एक बात मैं आपको बताता चलूं, शायद मैंने कल पहली क्लास में किसी को भी नहीं बताया था ये बात। 3 CRQs है ना आपके? कितने CRQs है? 3 CRQs। मैंने उनके टॉपिक्स नहीं बताए थे। क्या नहीं बताए थे? आज बताऊंगा। उनमें से 20 नंबर का सवाल कंट्रोल्स के ऊपर आएगा। किसके ऊपर? तो कंट्रोल्स कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। और F8 में ये भी नहीं है कि यार ये आ सकता है या नहीं, ये आएगा।
और मैं नहीं कह रहा, ये सिलेबस में डिफाइंड है। किसमें डिफाइंड है? सिलेबस में डिफाइंड होता है। ठीक है, 3 टॉपिक्स आपको मैं बताऊंगा, आज ही बता दूंगा 3 टॉपिक्स क्या है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन नहीं है, ये हैंड आउट पूरा ऑडिट है ऑलमोस्ट। ठीक है बेटा, कंट्रोल का इंपैक्ट आ रहा है, जरा मुझे बताएं किसके ऊपर। अब आप स्टूडेंट्स मुझे आंसर कीजिएगा, अगर तो आपके कंट्रोल्स और पुअर, आपके कंट्रोल्स बेकार हैं, तो मुझे एक छोटी सी बात जरा आंसर कीजिएगा। और दूसरा मैं लिख रहा हूं, इफ कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग, या तो मेरे कंट्रोल्स खराब होंगे या कंट्रोल्स अच्छे होंगे। मुझे आंसर कीजिएगा सर, अगर तो हमारे कंट्रोल्स खराब है, अगर हमारे कंट्रोल्स क्या है, बेकार है, कंट्रोल्स अच्छे नहीं। कंट्रोल की मैंने आपको एक मिसाल दी, ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अच्छा, और कई तरह की एग्जांपल्स है कंट्रोल की, कंट्रोल की कई तरह की एग्जांपल्स हैं। मैं कुछ बोलने जाऊंगा, यकीन करो टॉपिक के अंदर ना चले जाए। वो 20 नंबर का टॉपिक है, कोई छोटी मोटी बात भी नहीं, उसके अंदर केस स्टडी आती है, कैमरा लगा है, कंट्रोल है, ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम। हम ऑनलाइन सेल्स करते हैं, अब ऑनलाइन सेल्स में अमूमन जैसे पेमेंट आती है तो वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आती है, तो हमारी वेबसाइट को बैंकिंग चैनल के थ्रू अटैच करें तो उसमें डिजिटल कंट्रोल्स होने चाहिए, वरना आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी। यस और नो? तो सर अब यहाँ पर सिस्टम क्या है कि आपके रिकॉर्ड्स वगैरह भी खराब हो सकते हैं एनीवेज, और ये सारी चीजें हमारे कोर्स का हिस्सा है, आईटी कंट्रोल्स भी। अगर तो कंट्रोल्स खराब है, बेकार है, तो मुझे ये बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट्स के चांसेस कम है या ज्यादा है? अच्छा, अब एक मिनट वेट करना, मैं अब मिस स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलूंगा? मिस स्टेटमेंट को अकेला नहीं बोलूंगा, इट्स मटीरियल मिस स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे जी? मटीरियल मिस स्टेटमेंट। उसकी वजह यह है, पहले पेज पर आपके पास इसी हैंडआउट में लिखा हुआ है कि ऑडिटेड सैंपल बेस पे मटीरियल आइटम चेक करता है। सवाल मैंने उस दिन भी बताया था पहली क्लास में, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जितने छोटे छोटे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये अपने आप में बड़े बड़े आइजाज। जैसे मटीरियलिटी का अपना आइजा है 320। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा लेट से फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2000 मेरा मटीरियलिटी लेवल है। कौन सा लेवल है? मतलब क्या इसका? अगर मेरी एफएस में 1200 रुपए की गलती है, क्या करूंगा? इग्नोर, माफा माफी, या छोटी मोटी गलतियां थोड़ी देखना है ऑडिटर, उसके स्कोप में नहीं है। किस में नहीं है? स्कोप में नहीं। कल मैंने बताया था स्कोप, ठीक है, स्कोप का मतलब होता है आइजा ने क्या चीज आपके स्कोप में रखी हुई है। तो भाईजान बी 2000 रुपए मटीरियलिटी लेवल है मिसाल के तौर पे, और अगर मैं आपसे बोलूं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेस देन 2000 की मिस स्टेटमेंट है, क्या करेगा ऑडिटर? नो, सपोज मेरी एफएस में 1500 की गलती है, आपने देखा ठीक है जाने दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाट, मेरी एफएस में गलती निकली 22,000 की, कितने की? बल्कि तो बहुत ज्यादा ही हो गया। फॉर एग्जाम्पल यार गलती निकल आई ये 8,000 की, ज्यादा या बहुत ज्यादा? ज्यादा। अरे सिंपल लैंग्वेज में, गलती कितने से ज्यादा की होगी? 2000 से ज्यादा की गलती होगी, यानी कि मटीरियलिटी लेवल इज लाइक योर बर्दाश्त का लेवल। आप कितनी गलती बर्दाश्त कर सकते हो? 2000। इससे ज्यादा गलती होगी तो क्या करेंगे? सपोज 2000 से ज्यादा की गलती निकली, व्हाट विल यू डू? करेक्ट करवाओगे। ये वाली बात मैंने आपको उस दिन नहीं बताई थी, परसों की फर्स्ट क्लास में आप लोग को मैंने बताई थी। सपोज करो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5000 की गलती निकली। कितने की गलती निकली भाई? इज इट मटीरियल या इमटीरियल? मटीरियल। व्हाट विल यू डू? एक मिनट, ये मत बोलना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ट्रू एंड फेयर, प्लीज अभी नहीं बोलना। गलती है, मटीरियल है, गलती और क्या है? तो आप सबसे पहले आकर मुझे बोलोगे मैनेजमेंट भाईजान गलती है, ठीक करो। सही है, मैंने ठीक कर दी। व्हाट विल यू डू? चेक करोगे ना, पता चले आपने मुझे बोला सर ठीक करो, मैंने कहा हो जाएगी, तुम गए वैसे की वैसी पड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं होगा। आपने मुझे बोलना है सर इसको ठीक करें, और जब मैं इसको ठीक कर चुका हूंगा तो आप करेक्शंस को चेक करोगे। क्या चेक करोगे? वो F3 में पढ़े ना, एरर की रेक्टिफिकेशन एंट्री, वो चेक करोगे कि यार सही करेक्टिंग एंट्री पास की है या नहीं। केस 2,
आपने मुझे बोला हारिस भाई गलती 5,000 की, प्लीज इसको जरा ठीक करो। मैंने कहा मैं ठीक नहीं कर रहा। अब क्या करेंगे? नहीं। आइजाज की भी एक पूरी वो चेन है, उसने बोला यार अगर मैनेजमेंट मना करे ना गलती ठीक करने को, तो एक्सप्लेन देम द इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। आप मुझे क्या करोगे? समझाएंगे सर आप गलती ठीक नहीं कर रहे, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कर दे वरना हम ओपिनियन वो नॉट ट्रू एंड फेयर वाला दे देंगे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने बोला तुझसे जो हो सकता है कर ले। अब क्या करोगे? नॉट ट्रू एंड फेयर। क्या करोगे? नॉट ट्रू एंड फेयर, दैट्स इट। अच्छा अब बेटा अब मेरी बात सुने, ये इतनी लंबी चौड़ी वाली दास्तान सब बाद में आएंगी। इस वक्त जो मुझे आपको एक छोटा सा वर्ड बताना था, वो बताना था कि अब मिस स्टेटमेंट नहीं बोलना। क्या बोलोगे? मटीरियल मिस स्टेटमेंट। क्योंकि यार ऑडिटर के स्कोप में क्या रखा हुआ है? सैंपल बेस पे चेक करना। क्या चेक करना? सैंपल बेस पे मटेरियल आइटम्स को चेक करना। यहां तक बात क्लियर है? अब आई वोंट बी सेइंग मिस स्टेटमेंट एनी मोर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आई विल बी सेइंग मटीरियल मिस स्टेटमेंट। चले खवातीन हजरात, अब आ जाए अपने इस पेज नंबर 3 के नोट पे। बेटा नोट करके क्या लिखे है कि कंट्रोल का इंपैक्ट जा रहा है किस पे? डन है? अब नीचे देखो क्या लिखा है, लिखिए मेरे साथ साथ लिखेंगे। अगर तो कंट्रोल्स बेकार हैं, सवाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती के चांसेस, सॉरी मटेरियल गलती के चांसेस बेटा कम है या ज्यादा है? नहीं बेटा ये 2000 मस्ट नहीं है, ये मैंने एक एग्जांपल दी है, ठीक है। अच्छा बेटा इधर सुने, एक्सक्यूज मी, अगर तो कंट्रोल्स बेकार है तो एफएस में मटेरियल गलती के चांसेस कम है या ज्यादा है? क्यों? कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है। इसकी मैं आपको एक और मिसाल दूं, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी इस लेवल पर। एक दो क्लास के बाद तो हम कंट्रोल्स ही पढ़ रहे होंगे। यार आप ऑडिटर हो, आप ऑफिस में गए, आपने गए और आपने देखा कि मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए इज अ पेरोल ऑफिसर। कौन है? पेरोल ऑफिसर है। आप ऑब्जर्व करो, याद है कल बताया था कायरो में क्या? यू ऑब्जर्व हिम, यू ऑब्जर्व हिम फॉर द पास्ट 3 to 4 days। ये बंदा ऑफिस में आता है नहीं आता, जब आता है तो अपनी सीट पर नहीं होता, कोई इससे पूछता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो भाई। तो आपके जहन में एक परसेप्शन क्रिएट होनी चाहिए। देखो मैंने बताया था ना एक ऑडिटर को क्या करना है, अगर आपको डाउट क्रिएट करना नहीं आता तो आपके अंदर कोई ऑडिट की क्यूरियोसिटी नहीं है ना, फिर आप इन्वेस्टिगेट किस चीज को करोगे। तो अब एक छोटी सी एग्जांपल, ये पेरोल ऑफिसर है ना, आता नहीं है, अपनी सीट पे नहीं होता, अपना काम नहीं कर रहा, कोई इससे पूछता नहीं है, तो जहन में आपने एक ऑब्जर्व करके एक परसेप्शन क्रिएट की, यार इस जगह का ना कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? कंट्रोल नहीं अच्छा लग रहा, तो जहन में शक पैदा होना चाहिए। पेरोल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। आप बोलोगे एक बंदा अपनी सीट पर नहीं होता और ये बॉस है, ये पूछते भी नहीं है किसी को, ठीक है, और ये भी कुछ करता नहीं, ना रिपोर्टिंग सिस्टम है ना कुछ, ऐसे ही आपने मिसाल दी, तो आपके जहन में एक बात आनी चाहिए, हो सकता है कि पेरोल की जो क्या पेरोल इनकम स्टेटमेंट में नजर आता है? यस। पेरोल एक्सपेंस क्या बैलेंस शीट में नजर आता है? यस। कैश या पेबल के तौर पे। तो आपके जहन में परसेप्शन क्रिएट होनी चाहिए, जब एक जगह का कंट्रोल ही अच्छा नहीं है तो हो सकता है उसकी एंट्रियां भी खराब हो सकता है कि कुछ एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया, एरर ऑफ ओमिशन, फिगर्स आगे पीछे कर दी, ट्रांसपोजिशन, वो 7 एरर्स को जहन में रखना, जहन में नहीं है तो रिपीट करके आना, मैं तो करा दूंगा आगे जाके। फिर आप एक और जगह आगे बढ़े, आपने देखा यार मिस्टर ए जो है, इसका काम जो है ना वो अकाउंट्स मेंटेन करना है। क्या? अच्छा ऑफिस में सिस्टम पता है क्या होता है? ऑफिस में सपोज ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अब ये तो अब आपका काम दिया हुआ है रिसीवेबल्स का। क्या दिया हुआ है? आपका काम ये कि कस्टमर्स को चेजिंग करना, रिसीवेबल्स, और ये आपका एरिया है। आपको दिया इन्वेंट्री का काम, आप इन्वेंट्री का काम कर रहे हो, आपका पेबल तो पेबल का काम है, तो लॉट ऑफ थिंग्स, इस तरह डिपार्टमेंट वाइज चीजें स्प्लिट होती हैं। तो अब मिस्टर ए का काम रिसीवेबल का है, इधर भी आपने ये सिनेरियोस देखे कि यार ये बंदा सीट पर होता नहीं है, वो कंट्रोल सिस्टम आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपके जहन में जो है ना वो एक शक पैदा होना चाहिए। जल्दी बता दे, फाइनली हैंडआउट कितने बच्चों के पास नहीं है? ओनली वन?
बाकी सबके पास है उसको। अच्छा जी, मिस्टर ए जो है ना, इसके साथ भी ये सिनेरियो, एक्सक्यूज मी, वो यही चीज है। तो आपके जहन में क्या शक आएगा कि यार इसकी रिसीवेबल की एंट्री अभी सही, शायद। क्या आप पता जारी करोगे कि कंट्रोल है या मे बी? कल मैंने आप बच्चों को, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने लिखा कर कटवाया था, देयर इज नहीं, देयर मे बी। ये चीज याद है ना, सबके हैंडआउट्स में लिखी हुई है। अच्छा बेटा, अब आप इधर आ जाओ। नाउ कम ऑन टू दिस थिंग। अगर कंपनी के कंट्रोल्स क्या लिखे हुए, ये खराब है, बेकार कंट्रोल्स है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम है या ज्यादा है? क्यों सर? जब माहौल निजाम खराब है तो हिसाब किताब भी खराब ही होगा। अगर मैं सीरियस ही नहीं हूं तो हिसाब किताब भी किधर से होगा? तो बेटा यहां पर आपने क्या लिखना है, लिखो मेरे साथ साथ, ग्रेटर चांसेस ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ग्रेटर चांसेस ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है भाई? ग्रेटर चांसेस ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक लफ्ज को अंडरलाइन करना, चांसेस, मतलब गलती है नहीं, हो सकती है। यार ऑडिटर का यही तो काम है, आपको हर एंगल से सोचना, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, यस और नो? एंड यू हैव टू कास्ट डाउट, यू हैव टू कास्ट डाउट। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको 2-3 एंगल से सोचना पड़ेगा। पता है कौन कौन से? एक तो कंपनी के एंगल से, यार इसने क्या किया होगा, और एक किसके एंगल से? ऑडिटर के एंगल से, कि हमने इसको चेक कैसे करना है। सही है ना? ये चीज है, पीछे पास। अच्छा, अब सेकंड में क्या लिखा हुआ है? अगर कंट्रोल स्ट्रांग है, अगर कंट्रोल क्या बेटा? स्ट्रांग, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट के चांसेस 0 हैं। क्या कोई भी चीज 0% हो सकती है? नहीं ना, इस तरह नहीं। कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग है। आप आए, यू आर वेरी इंप्रेस विद द कंट्रोल सिस्टम। आपने बोला अच्छा, बड़ा अच्छा कंट्रोल सिस्टम है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, आपके पास चीजें हैं, कंट्रोल सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट। तो दिमाग में आपने एक परसेप्शन क्रिएट करनी है, निजाम इतना अच्छा है, तो ये जो बंदा हिसाब मेंटेन कर रहा है, हिसाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें गलती के चांसेस, तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? गलती के चांसेस क्या है? लेस चांसेस ऑफ MM इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पेपर में ये शॉर्टकट नहीं लिख देना MM, ठीक है? इट्स अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। ये तो हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं। अब आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई है अभी तक, कि कंट्रोल्स का इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कंट्रोल्स खराब है, मैंने 1-2 मिसाल दी आप, यस और नो? ये सेग्रीगेशन की, और ये बंदा आफ्टर जगह पर टाइम पर नहीं होता, जगह पे नहीं आता अपने, तो ये आपके पास एक और एग्जांपल है, ठीक है बेटा? आप जरा गौर से सुने। अगर 2 कंट्रोल्स आपके पास बेकार हैं तो FS में गलती के चांसेस ज्यादा है। कंट्रोल्स अच्छे हैं बेटा, गलती के चांसेस कम है। अब इधर आओ, ऑडिटर कितनी चीजें चेक करता है? 2। कितनी चीजें? नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा उससे जुड़ी हर चीज, हर वो चीज जिसका इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? ये लिखा आप लोगों ने? अच्छा बच्चे, और भी ये भी लिखिएगा नोट करके, थोड़ी स्पेसिंग का ख्याल रखना, क्योंकि थोड़ा सा चीजें आपको लिखवानी है इसमें। बेटा ऑडिटर जो है, ऑडिटर चेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस एवरीथिंग दैट इंपैक्ट्स व्हाट। अब आप मुझे ये बताओ, एवरीथिंग दैट इंपैक्ट्स, इसकी कोई एग्जांपल बताएं जरा जल्दी से। बेटा इसकी एग्जांपल क्या लिखी है? कंट्रोल्स, एवरीथिंग दैट इंपैक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और भी कई एग्जांपल है, और भी कई एग्जांपल है।
लिखना मत, सिर्फ सुनना। एक मिसाल दूंगा, खत्म करना, क्योंकि आगे जाकर वो आइजा 500 के अंदर टॉपिक है, ठीक है। बेटा ऑडिटर क्या चेक कर रहे, जल्दी बताओ। एंड उससे जुड़ी हर चीज, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल नहीं, उससे जुड़ी हर चीज। मिसाल कंट्रोल 20 नंबर का टॉपिक, ठीक है। समटाइम्स 20 से 25 नंबर भी हो जाता है एमटीक्यूज में अगर आ गया तो, कंफर्म टॉपिक है ये। अच्छा, अब इसकी मिसाल मैंने क्या लिखा है, एवरीथिंग दैट इंपैक्ट्स एग्जाम्पल कंट्रोल। एक और मिसाल, मुझे ये बताए, एक वो है, मैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है, कोई नई दवाई बनाने पे रिसर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट है, कौन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई केमिस्ट है। क्या इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक है? क्या इस बंदे का फाइनेंशियल ताल्लुक है, जल्दी बताएं। नहीं, अभी हम जोड़ते हैं, बताओ हाँ या ना। क्या इसका ताल्लुक एफएस से है? नहीं, लेकिन ऑडिटर इसको भी मुलाकात करेगा। अच्छा, मैं बताता हूँ कैसे, वेट, इसी की मिसाल लेके खत्म करो, फिर यार बहुत लंबी हो जाएगी। यार मिसाल के तौर पे ये साइंटिस्ट है, कौन है, आपको पता है ऑडिटर इससे भी मुलाकात करेगा। मैं नहीं कह रहा, आइजा 500, आइजा याद है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जोन, इसमें लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा साइंटिस्ट से मुलाकात कर लो, बोला हर उस शख्स से मुलाकात करना जिसके काम का इम्पैक्ट। अब आप बोलोगे सर उसके काम का इम्पैक्ट फाइनेंशियल में कैसे आएगा, बात करते हैं। ये आया, ये साइंटिस्ट, मैं कंपनी उसकी बिहाइंड द मैनेजमेंट एंड यू गाइस आर द ऑडिटर, सही है। वो हमारा साइंटिस्ट है, हमारी लेबोरेटरी में बैठा हुआ है। उसने मुझे बोला, हारिस भाई मुझे ना 50 लाख रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 50 लाख। बोला क्या? उसने बोला यार 10 लाख रुपए में जानकारी हासिल करूंगा, इंग्लिश में बोलते हैं तो रिसर्च करूंगा, और 40 लाख रुपए में प्रोडक्ट को डेवलप कर दूंगा। ओहो, याद आया, रिसर्च एक्सपेंस, डेवलपमेंट कैपिटलाइज। तो आप आके इसके काम को चेक करोगे, बाकी 10 लाख रुपए की रिसर्च है और 10 लाख रुपए का एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए। क्या चार्ज होना चाहिए? और 40 लाख का कैपिटलाइजेशन, हाँ या ना। तो आपने इन साहब से भी मुलाकात करनी है। बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, कि इस तरह के बंदों को मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इसी तरह और कई तरह के लोग हैं, कई तरह के लोग हैं जिनको अकाउंटिंग ऑडिट पढ़ी भी नहीं होती है, लेकिन उसके काम का इंपैक्ट किसके ऊपर आता है। जैसे एग्जांपल मैंने किसकी बताई, लॉयर भी है, लॉयर, वकील, उसको नहीं पता ये क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट ये वो। आप लॉयर है, आपने मुझे बोला हारिस भाई तुम्हारे ऊपर लीगल केस चल रहा है, हारने वाला है, गलती तेरी ही है, पैसों का बंदोबस्त कर ले, कभी भी 50-60 हजार रुपए देने पड़ जाएंगे। क्या बोला इसने? कभी भी 50-60 हजार देने पड़ जाएंगे। अमाउंट और टाइमिंग दोनों क्या है? अनसर्टेन। ये बोल के चला गया। तो मैंने बोला थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, अब मैं क्या बुक करूंगा, प्रोविजन। क्या बुक करूंगा? प्रोविजन। ये प्रोविजन मैंने अपनी मर्जी से बुक नहीं किया था, किसके कहने पर किया था? लॉयर के कहने, मतलब लॉयर ने मुझे बोला भाई हम केस हारे ही हारे, पैसों का बंदोबस्त कर लो। अब सवाल ये है, क्या लॉयर के काम का इंपैक्ट एफएस पर पड़ा? यस। तो ऑडिटर चेक्स कितनी चीजें देखता है ना बेटा? ऑडिटर क्या चेक कर रहा है, जल्दी बोले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर कोई ऐसी चीज है जिसका इंपैक्ट आता है किसके ऊपर, तो आपने उसको भी चेक करना है। मैं सहरे फहरिस्त एग्जांपल क्या है, ये छोड़ दे साइंटिस्ट साइंटिस्ट, एग्जांपल बताओ। कंट्रोल। एग्जांपल क्या है? कंट्रोल। बेटा ये लिखा आप लोगों ने। अब एक काम ये करें सारे बच्चे, अब जो है वो बेटा यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बतानी है। एंड यहाँ पर मैं इस तरह लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और दोबारा नोट करके लिख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे ना लिखो। 1 मिनट रुक जाएंगे, नहीं लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो, वेट वेट, पहले इधर जरा देख लो क्या लिखा है। 1 मिनट वेट, टाइम मिल जाएगा, बहुत है टाइम, कहाँ जाना है। नो बेटा, ऑडिटर जो है ना 2 किस्म के टेस्ट कर रहा है। कितने किस्म के टेस्ट कर रहा है? 2। ये उसका काम है, उसका काम, ऑडिटर का काम डिफाइन किसने किया हुआ है? ऑडिटर के स्कोप में है। स्कोप का मतलब होता है आपके काम की कवरेज में क्या चीजें फॉल करती हैं। स्कोप मतलब ये नहीं कि जिसको करके नौकरी सैलरी ज्यादा मिले, स्कोप मतलब आपके काम की कवरेज कितनी है। बेटा दोबारा, क्या कंट्रोल का इंपैक्ट आता है एफएस में? हाँ, कंट्रोल का इंपैक्ट आता है किसमें? कंट्रोल खराब, तो एफएस में खराबी के चांसेस हैं। एफएस की खराबी को क्या बोलते हैं? मटीरियल मिस स्टेटमेंट। कंट्रोल अच्छे, तो एमएम के चांसेस कम है। नोट, कॉपी मत करना, 1 मिनट वेट कीजिएगा। बेटा ये जो ऑडिटर है ना,
ऑडिटर परफॉर्म करता है दो टेस्ट्स। कितने टेस्ट परफॉर्म करता है? दो तरह के टेस्ट करता है, नंबर 1 और नंबर 2। पहले ऑडिटर करेगा टेस्ट, दूसरा भी करेगा टेस्ट। ऑडिटर दो चीजों को टेस्ट करेगा। पहला, फर्स्ट, करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। पहला किसको टेस्ट करेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, शॉर्टकट में मैं इसको बोलूंगा टीओसी। टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब वेट करना, मैं आपके सामने दो चीजें रखता हूं, मुझे आंसर करना। कंट्रोल्स टेस्ट करना ज्यादा आसान, मतलब लेस टाइम कंज्यूमिंग है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ज्यादा टाइम किसको टेस्ट करने में लगता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल को टेस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। उसकी वजह पता है क्या है? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। ये कैमरा लगा है, क्या लगा है? पूरा ऊपर, हाथ हिलाओ, हाँ हिला लो। ये कैमरा कंट्रोल है, सही है? कैमरा क्या है? इट्स अ कंट्रोल। एम्प्लॉइज आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, थंब इंप्रेशन, जैसे आप लोग हो, ये सब क्या है? कंट्रोल है। एंड दिस इज अ स्टोर, और पूरे साल में कोई 50 लाख ट्रांजैक्शंस हुई हैं। कैमरा तो एक ही लगा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा खराब हुआ तो रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल्स टेस्ट करने में टाइम कम लगेगा, और एफएस के अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन चेक करने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब इसको वेट करना, प्लीज कॉपी नहीं। ऑडिटर सबसे पहले क्या चीज चेक कर रहा है? कंट्रोल्स। सेकंड नंबर पे ऑडिटर टेस्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन डिटेल। क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेकंड नंबर पे क्या कर रहा है? इन डिटेल टेस्ट कर रहा है। और इसको प्यार से बोलेंगे सब्सटेंटिव टेस्टिंग। जी बेटा, इसको प्यार से क्या बोलेंगे? सब्सटेंटिव टेस्ट। वेट, पहला कौन सा टेस्ट है? कंट्रोल्स। दूसरा, वेट वेट, पहले आप एफएस का टेस्ट नहीं करोगे, और करना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह पता है क्या है? सब्सटेंटिव टेस्ट का मतलब होता है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज सब्सटेंटिव, आंसर मी। लिखा हुआ है, व्हाट इज सब्सटेंटिव? टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन डिटेल। एक एक ट्रांजैक्शन को मतलब जरा डिटेल में देखना, एक एक को तो नहीं, सैंपल बेस में। इसको सब्सटेंटिव क्यों कहते हैं? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स है ना, याद है? बुनियादी प्रिंसिपल्स याद है कुछ? कौन कौन से? हाँ हाँ, सही बोल रहे थे, आवाज आई थी कुछ। एक्रूअल्स, मैचिंग प्रिंसिपल, सर ये भी याद रखना है। हाँ भाई, एक्रूअल, मैचिंग, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, गोइंग कंसर्न, मटीरियलिटी। इधर भाई अकाउंटिंग चलती है सब्सटेंस पे, किस पे चलती है? एंड यू हैव टू चेक इट, एंड यू हैव टू व्हाट, एंड सो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सुनो, वेट, दोबारा। ऑडिटर दो किस्म के टेस्ट कर रहे हैं। नंबर 1, किसका टेस्ट हो रहा है? दूसरा, जहां तक बात क्लियर है? अब ये चीज जब मैं लिखने जा रहा हूं, उसके बाद आप बच्चे कॉपी करेंगे, उससे पहले नहीं। बेटा नोट्स, वेट करना, कॉपी मत करना प्लीज। अज्यूम करो ऑडिटर ने टेस्ट कर लिया है, किस चीज को? अज्यूम ऑडिटर ने टेस्ट कर लिया है, किसका? अच्छा, कितने सीआरपी में बच्चे हमारे पास? 3। 20 नंबर इधर से आएंगे, और 20 से 30 नंबर यहां से आएंगे। 20 से 30। तो बोले सर दो टॉपिक नहीं, 2 टॉपिक्स हैं। क्या है? इतने ज्यादा चैप्टर्स है बीपीवी की किताब में, कैप्टन में, ये आपके पास 2-3 चैप्टर्स में। खैर, वेरी मच इंपॉर्टेंट कंटेंट, और असल चीज ही यही है। इधर आ जाओ बेटा, इधर। ऑडिटर टेस्ट कर रहा है 2 चीजें। पहला किसका टेस्ट? दूसरा डिटेल में। ये क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर ने क्या कर लिया? टेस्ट कर लिया, किसका? कंट्रोल। बेटा जब टेस्ट होता है तो रिजल्ट भी आता है। टेस्ट होता है तो क्या आता है? अज्यूम, इफ,
आउटकम्स ऑफ टीओसी इज बेकार विच, और दूसरा मैं लिख रहा हूं इफ आउटकम्स ऑफ टीओसी इज गुड स्ट्रॉन्ग। बेटा पहली पहली चीज क्या लिखा भैया, इधर इधर मुझे जवाब देना। पहला क्या टेस्ट किया है, कंट्रोल। जब टेस्ट होता है तो क्या आता है, रिजल्ट आया। आपने क्या टेस्ट किया, जल्दी बताओ, बोलो भाई क्या टेस्ट किया है। आपको मेरी कंपनी के कंट्रोल अच्छे, दिमाग में क्या परसेप्शन बनेगी, एफएस में गलती के चांसेस। तो आप लोग जो के ऑडिटर हो, आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग को बढ़ा दोगे। क्या करोगे, मिसाल सोचा था 40% एफएस चेक करूंगा, याद है ना सैंपल। अब आप 40% नहीं करोगे, क्या करोगे ज्यादा, क्यों। आपने कंट्रोल देखा, क्या देखा, कंट्रोल अच्छे नहीं लगे, कंट्रोल अच्छे, दिमाग में क्या एटीट्यूड बना कि एफएस में गलती के चांसेस। तो जहां गलती के चांसेस आपको ज्यादा लग रहे हैं, वहां आपको एफएस को कम चेक करना, ज्यादा चेक करना, ज्यादा चेक करोगे। आपने देखा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हारिस सनीफ के हाथ में, लेकिन इनका कंट्रोल मुझे अच्छा नहीं लगा, तो दिमाग में बोला कंट्रोल अच्छा नहीं है तो एफएस भी अच्छी नहीं होगी, हाँ या ना, जैसा बाप ऐसा बेटा। आपने बोला एफएस में गलती के चांसेस ज्यादा है, तो अब आप इसको डिटेल में चेक करोगे। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा ग्रेटर सब्सटेंटिव, हाँ या ना, ग्रेटर सब्सटेंटिव टेस्टिंग। और जब मैं आपसे बोल रहा हूं ग्रेटर सब्सटेंटिव टेस्टिंग, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब बच्चे ये है कि तुम्हारा जो ऑडिटर करता है वो क्या है, प्रोसीजर। तो तुम्हारे प्रोसीजर, तुम्हारा सैंपल, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी टीम मेंबर्स, ये सब बढ़ जाएंगे। सोचा था आपने कि मैं 50% एफर्ट चेक करूंगा सैंपल के तौर पर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये चीजें वॉल्यूम ऑफ योर सब्सटेंटिव बढ़ जाएगा। सेकंड ये बताओ, अगर आपके आउटकम्स ऑफ टीओसी गुड स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल बड़े अच्छे लगे आपको, वेरी इंप्रेसिव कंट्रोल्स, दिमाग में क्या एटीट्यूड बनेगा, गलती के चांसेस जीरो है, कम है। तो आप अपने सब्सटेंटिव को जीरो कर दोगे, तो फिर करने क्या गए हो। अब आप एफएस पे हल्का हाथ रखोगे, यस और नो, मतलब सैंपल वैंपल थोड़ा सा आपने कम कर दिया, जहां आधा घंटा लगाना था वहां 20 मिनट में काम कर लिया, आई बात समझ में। इधर एफएस पे आपको ज्यादा भारी हाथ रखना है, अब आप एफएस पे हल्का हाथ रखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब आपके पास लेस सब्सटेंटिव टेस्टिंग। बेटा ये जरा लिखो मेरे साथ, लिख लो सारे बच्चे। इसका मतलब आपका प्रोसीजर, ये सैंपल एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। सारे बच्चे बेटा इसको जरा कॉपी कीजिएगा।
अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल लिखा था, नैयर, आपने सवाल जो लिखा था उसमें ये था कि आप फिजिकल कंट्रोल भी देखोगे, यस, जो जो भी कंट्रोल्स होंगे। और दूसरा एक स्टूडेंट का सवाल ये है, मुझे बताना, इज इट पॉसिबल, पहले तो ये बताओ, ऑडिट छापा है या प्लान एक्टिविटी है? प्लान एक्टिविटी है यार। शेयर होल्डर्स ने आपको उस महफिल में चुना था, उस महफिल का नाम क्या है? एजीएम। और मुझे पता है कि आज से ऑडिटर ने आना है आप लोगों ने, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके आने से पहले ही मेरे खराब कंट्रोल्स को मैं आर्टिफिशियली अरेंज कर दूं, जस्ट टू इम्प्रेस यू पीपल? हाँ या ना? ये कैमरा चलता ही नहीं था, मैंने कहा ऑडिटर आ रहा है, मैंने चल मैं नया लगा दिया, चांसेस है तो आप धोखे में आ सकते हो। तो ये ऑडिट की लिमिटेशन है, सो इट्स पॉसिबल, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। देखो कहीं ना कहीं चीजों की लिमिटेशन तो है ना, लिमिटेशन का मतलब होता है कि उस नुकसान से आप बच नहीं सकते, लेकिन कोशिश करके कम तो कर सकते हो, ठीक है। अब ऑडिटर को जो है ना बड़ा होशियार रहना है, क्या रहना है? होशियार रहना है ऑडिटर को। मतलब बहुत तरह की चीजें होती है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या ये कंट्रोल सिस्टम हमें इंप्रेस करने के लिए ताजा ताजा लगा है, या फिर जो यही चलता आ रहा है। देर आर मैनी वेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कैमरे की एग्जांपल दूं, कैसे चेक करोगे कैमरा ये नया है या पुराना है? एक तो फिजिकल आउटलुक आपको बता देगा, हाँ या ना? नई और पुरानी चीज में आपको फिजिकल आउटलुक बता देगा। सपोज करो उसमें भी अगर मैंने कोई टेम्परमेंट की हुई है तो आपको वीडियो क्वालिटी भी बता सकती है, हाँ या ना? ये कैमरे की रिकॉर्डिंग्स पुरानी दिखा दो ऐसे ही रैंडमली, सर वो है ना, आप 28 मार्च की जरा रिकॉर्डिंग दिखा दें जब स्टॉक काउंट हो रहा था। इस तरह आप एनालाइज चीजों को कर सकते हो, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एनालाइज। स्टिल स्टिल देयर आर चांसेस कि मैं ऑडिटर्स को इंप्रेस करने के चक्कर में पहले से आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करूं और आप मेरे ट्रैप में आ जाओ, बिल्कुल है। एंड दैट्स द लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कंट्रोल के अलावा भी तो वो भी पहले चेक करो, जैसे जैसे आपने बताया वो साइंटिस्ट वगैरह हाँ, वगैरह, वो भी ये फायदे नहीं वो साइंटिस्ट वगैरह जो है ना वो सब्सटेंटिव का हिस्सा है, वो कंट्रोल्स का हिस्सा नहीं है, इसीलिए अब उसको छोड़ो, वो कंट्रोल का हिस्सा नहीं है, वो सब्सटेंटिव का हिस्सा। और सर जो टायर जो है ये दोनों चीजें चेक होंगे। हाँ, ये इसका थोड़ा वेट करना है। ठीक है। अच्छा, पहली बात जो तुमने पूछा ना कैरो का, ये काफी टाइम के बाद का, लेकिन अभी बता देता हूँ जिसको नहीं भी समझ में आए, ओके। कायरो क्या है, बल्कि सारे सुन ले पर आपके सवाल का आंसर। बेटा कायरो क्या है? प्रोसीजर, कल बताया था ना, कल मतलब परसों लास्ट क्लास में, प्रोसीजर है। आप ऑडिटर हो, यही कायरो कंट्रोल पे लगाओगे, किस पे लगाओगे? तो डीओसी है, तो क्या है? यही कायरो आप एफएस पर लगाओगे तो सब्सेंटिव है। मिसाल मिसाल के तौर पे आपने मुझे बोला सर, अच्छा पॉलिसी बनाना क्या है? पॉलिसी एक कंट्रोल की पॉलिसी, रूल्स की पॉलिसी बनाना कि मेरी कंपनी के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये क्या है? कंट्रोल है। क्या है? आपने बोला इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या बड़ा हारिस भाई, अपने कंट्रोल, अपनी कंपनी के कंट्रोल रूल्स बता दो, इंस्पेक्शन है, ये टीओसी है। अब आपने बोला है बैलेंस शीट दिखाओ, देखनी है, ये क्या है? सब्सेंटिव है। तो इसको फिलहाल हटाएं। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये आया, एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी, एक्सक्यूज मी, एक और क्वेश्चन ये आया बच्चे का। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर सपोज करो एफएस में 2000 रुपए मटीरियलिटी लेवल है, कितना है? कितना है? और मेरी एफएस में 2500 रुपए की गलती थी, कितनी थी? आप मुझे क्या बोलोगे? सही कर भाई, यही बोलोगे और क्या बोलोगे? मैंने सही कर। अच्छा, मैंने सही कर दिया, लेकिन मैं मैनेजमेंट इधर, एक्सक्यूज मी, मैं मैनेजमेंट सुस्ती दिखाई। कितने की गलती? आपकी बर्दाश्त का लेवल कितना था? 2000 तक की गलती माफ है, बर्दाश्त है। और मेरे पास जो है, हाँ ये सवाल इन्होंने पूछा है, मेरे पास गलती कितने की आई है? 2500 की। आपने मुझे बोला है भारिस भाई गलती 2500 की ठीक करो, मैंने ठीक कर दिया, अब भी गलती रह गई 1800 की, अब भी गलती है, क्या होगा? ठीक है, छोड़ो। 500 की गलती भी मैंने ठीक कर दी, कितनी? 500 की गलती भी ठीक कर दी, तो आप माफ, यानी कि आप किस हद तक, हद इसको बाद में आगे जाके बोलेंगे एक्सटेंट, क्या बोलेंगे? एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। देखो तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब हद, किस हद तक गलती ठीक कराओगे कि वो इमटेरियल नहीं बन जाए, जीरो नहीं। गलती कितने की हुई है मैंने?
2,500 की मैंने ठीक कर दिया, अभी 1,800 की रह गई गलती, तो कोई बात नहीं है, दैट्स ठीक है, चलें। आप मुझे ये बोलोगे, आप मुझे डायरेक्ट ये बोलेंगे सर गलती 2,500 की मिस स्टेटमेंट, इसको करेक्ट कर लें। मैं करता गया, मैंने कहा बस ठीक है ना, इतना भी और क्या, आपने बोला चलो बट ठीक है 1,800 ओके। चलो बेटा दोबारा इधर, एक्सक्यूज मी, ज्यादा इनविटेशन वो बनेगी ना, तो ये कलेक्टिव की बात हो रही है। अब ये सवाल है आइजा 320 का कि एक नहीं मल्टीपल गलतियां। एक्सक्यूज मी, दिस हैंडआउट इज अ इंट्रोडक्शन। इसमें मैंने आपको दो अहम तरीन टॉपिक्स बताए, टीओसी और सब्सटेंटिव। अब ये पढ़ाई होगी ना थोड़ी देर के बाद जाके, मतलब नेक्स्ट क्लासेस में। बेटा दोबारा, ऑडिटर कितनी चीज चेक करा, आंसर में जल्दी बोलो। दो नहीं, क्या चेक करता है, एफएस और उससे जुड़ी हर चीज, यानी कि हर वो चीज जिसका इंपैक्ट आ रहा है किसके ऊपर, एफएस के ऊपर। मिसाल सेरेफेरिस एग्जांपल कंट्रोल, तो ऑडिटर सबसे पहले किसको चेक करता है, कंट्रोल को चेक करेगा। सेकंड नंबर पर बेटा, सेकंड नंबर पर किसको चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है, एफएस को। और ऑडिटर ने टेस्ट किया कंट्रोल्स को, अगर तो कंट्रोल्स बेकार लगे आपको, तो दिमाग में एटीट्यूड क्या परसेप्शन बनेगी, एफएस में गलती के चांसेस, आपने बोला मैंने छोड़ना नहीं है, एफएस को आपने डिटेल में चेक किया, हाँ या ना। और अगर कंट्रोल अच्छे लगे तो एफएस को 0 करोगे, हल्का हाथ रख देंगे। यहां तक बात क्लियर है, डन है, ओके। अब सारे बच्चे इधर आ जाएं, पेज नंबर 5 छोड़ें, 6 पर आए, 5 बाद में, 6 पर आए, ठीक है, लिखा हुआ है। और मैंने आप बच्चों को इधर ये लास्ट क्लास में बेटा, अगर आपको याद हो या नहीं, ये ऊपर बताया था ना पेज नंबर 6 जी नहीं यार, मैंने अभी एग्जांपल दी थी साइंटिस्ट की, लॉयर की, एंड लॉट ऑफ अदर एग्जांपल, वो टॉपिकल वाइज साथ साथ। बेटा ये सिस्टमैटिक अप्रोच याद है। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, प्लीज कॉपी नहीं करना, प्लीज कॉपी नहीं करना, ये ऐसे ही, ये आपने को 2-3 दफा ये काम किए हुए, FA1 FA2 और F3 में। मुझे एक बात बताए, जब ये बनाई जाती है, प्लीज डोंट कॉपी, क्या बनाई जाती है, इधर इधर इधर, क्या डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले क्या बनती है, एंट्री बनती है, हाँ या ना, जिसको आप लोग वो कहते हो जर्नल, हाँ डबल एंट्री, जर्नल। एंट्री के बाद क्या बनता है, एंट्री के बाद बनता है डे बुक्स, क्या बनती है, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक। फिर डे बुक से फिगर उठाते हैं और किधर पोस्ट करते हैं, लेजर में, इंडिविजुअल लेजर और कंट्रोल अकाउंट्स, फिर उनकी भी वो कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, यस और नो, मतलब लेजर बोल दिया कंप्लीट हो गया। पहले एंट्री बनती है, फिर एंट्री पोस्ट किधर होती है, बुक्स में, बुक्स से पोस्टिंग किधर करते हैं, लेजर्स में। और फिर उन लेजर्स के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। फिर वो बैलेंस नहीं होता, क्या नहीं होता, तो फिर हम क्या निकालते हैं, एरर, नहीं सस्पेंस, एरर, और फिर उसकी रेक्टिफिकेशन। उसके बाद बनता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसके बाद जाकर क्या बनती है, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी सबसे पहले बैलेंस शीट नहीं बनती, सबसे पहले क्या बनेंगे, इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि प्रॉफिट आपको रिटेन अर्निंग में डालना होता है, बैलेंस शीट और बस बन गई एफएस। बेटा ये है अकाउंटिंग, ये मैंने जानबूझ के कराई है क्योंकि आपको ये याद होनी चाहिए। आप ऑडिट किसका करने आ रहे हो, तो आपको अकाउंटिंग साइकिल नहीं आनी, हाथी आनी चाहिए ना। पता है क्या होगा, जब आप आओगे ना ऑडिट करने के लिए, तो आपको बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट मिलेगी, हाँ या ना, क्या मिलेगी। सपोज इस वक्त आप इन्वेंट्री चेक कर रहे हो, क्या चेक करो, ये तुम्हारे हाथ में बैलेंस शीट है, तुमने देखा क्लोजिंग इन्वेंट्री, बेटा ये पूरी अकाउंटिंग ही तो चेक करनी है, क्या चेक करनी है, पूरी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे चलती है, ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं, अकाउंटिंग की एक चेन है, साइकिल है, क्या है, देयर इज एन अकाउंटिंग साइकिल, it's called an accounting cycle के first you will be making the entry, day books, ledgers, TB, ये एरर वगैरह ये सारी चीजें एडजस्टमेंट्स करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है, यस और नो, हाँ या ना। ये क्या है, व्हाट इज दिस, अकाउंटिंग साइकिल।
अब गौर से सुने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की एक अकाउंटिंग साइकिल है, उसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने की क्या है। आप है कौन? ऑडिटर। आज आप पहले दिन आ गए ऑडिट में, कंपनी का आपका पहला दिन है, ठीक है। आते के साथ थोड़ी बोलोगे ला भाई इन्वेंटरी दिखा, बदमाश थोड़ी हो। कौन हो? ऑडिटर। यार ऑडिटर हो आप, आपने तरीके से एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना है। ये क्या लिखा हुआ है? ऑडिट साइकिल क्या चीज है? सिस्टमैटिक अप्रोच। यानी कि एक ऑडिटर को एक सिस्टम, एक तरीके से गुजर कर ऑडिट करना है, राइट। नंबर 1 आ जाओ पेज नंबर 6 पे, 6 पर आ जाए सारे। नंबर 1 लिखो ऐसे, क्या लिखा है ये? क्या हो रहा है ऑडिटर? ये पता है ये इंट्रोडक्शन इतना डिटेल में क्यों है? काफी टाइम पहले मैं ये इंट्रोडक्शन को ना समरी के तौर पे बताता था। किस तौर पे? यार ऑडिट की समरी है। मैंने कहा छोड़, समरी उमरी कुछ नहीं है। तो पूरी समरी को मैंने क्या तो करके बना दिया, ताकि पहली दूसरे दिन ही आपके जहन में क्या होना चाहिए? ऑडिट। वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑडिट को समझना, ठीक है। तो इट्स नाउ इजी, आई गेस सो। अब जब ये हैंडआउट कंप्लीट होगा ना, तो आपके जहन, जब मैं आपको बोलूं कि बेटा ये वाला काम टीओसी में होगा, जरूरत ही नहीं है समझने की, आपको पहले से पता है टीओसी क्या है, यस और नो। मैं आपको बोलूं बेटा ये वाली जो चीज है ना, ये हम सब्सटेंटिव में चेक करते हैं, तो आपको पहले से पता है कि सब्सटेंटिव क्या है, यस और नो। तो ये तमाम चीजें हैं। नाउ स्टार्ट। ऑडिटर ऐसे ही काम करेगा जो मर्जी में काम करना शुरू किया या नहीं? क्या है? ऑडिट की एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, सिस्टमैटिक साइकिल है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट या फिर रीअपॉइंटमेंट। मतलब आप बच्चे केपीएमजी हो, लास्ट ईयर आपने ऑडिट किया था, इस साल दोबारा आप ऑडिट करो, तो मसला नहीं। शेयर होल्डर ने अगर आपको इलेक्ट कर लिया तो किस महफिल में अपॉइंट होते हो? लिखो एजीएम में। सेकंड, जब आप अपॉइंट हो जाते हो तो आपके पास सेकंड नंबर पे क्या बनेगा? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ये क्या होता है भाई? बेटा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट के नाम से क्यों हंस रहे हो? एंगेज करने का मतलब होता है किसी को अपॉइंट करना। ये ऐसे ही खराब हो गया, नहीं चल रहा, मैं इसको एंगेज कर रहा हूँ, तुम कहीं और ही ले जा रहे हो, तुम हंसे ही जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, खैर हो गई, इट हैपेंस। अच्छा अब ये क्या है भाई? वो वक्त भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन, बेटा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कॉन्ट्रैक्ट है। अभी बैठ जाओ कहीं पर भी, लेट हो गए वो तो मुझे पता है। क्यों लेट हो गए? चल आज इधर कहीं जगह दे दे, अभी आए। अच्छा इधर लास्ट क्लास ली थी आपने? नहीं, ये भी बेहतरीन। अच्छा अभी क्या एएल, एएल जरा सुने, व्हाट इज दिस एएल? एक्सक्यूज मी, ऑडिट एंगेजमेंट। क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट या शेयर होल्डर्स ऑडिटर को इंगेज कर रहे हैं, इंगेज मतलब अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। यार एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा? फर्म एंड, बेटा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है? फर्म एंड क्लाइंट कंपनी। अच्छा भाई एक्सक्यूज मी, फर्म एंड क्लाइंट कंपनी के दरमियान जो है ना, ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है। समी कौन से वाले लिंक की बात कर रहे हो? अच्छा वो सर फहीम ने कोई भेजा होगा ग्रुप, ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा इधर सुने दोबारा से, बेटा दोबारा। एक्सक्यूज मी, ऑडिटर सबसे पहले क्या हो रहा है? अपॉइंट हो रहा है। बस ये हैंड आउट रख लेना बेटा। ऑडिटर सबसे पहले अपॉइंट हो रहा है, किधर अपॉइंट होगा? एजीएम में। और उसकी अपॉइंटमेंट के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? एईएल, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ये कॉन्ट्रैक्ट है किसके दरमियान? आगे कुछ नहीं लिखना प्लीज, क्योंकि एईएल आइजा 210 के अंदर लिखा हुआ है, अंदर बहुत सारी वैसे ही। क्या तुम्हारा जहन क्या कहता है, अंदर क्या लिखा हुआ होगा एईएल में, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा? सपोज यू गाइस आर द ऑडिटर एंड मैं हारिस हनीफ लिमिटेड, सही है। आपका और मेरे दरमियान एक एंगेजमेंट लेटर बनेगा, क्या क्या लिखा होगा इसमें? टाइम, कितने महीने लगाओगे, पैसे, फीस, ऑडिटर तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है,
मैनेजमेंट, आपकी जिम्मेदारियां क्या है, जिसमें सहरे फहरिस्त आप ये लिखोगे कि मैनेजमेंट हारिस हनीफ एबीसी लिमिटेड, तुम्हारी जिम्मेदारी है हमें एविडेंस प्रोवाइड करना, और हमारी जिम्मेदारी गारंटी देना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो भी सैंपल बेस पे मटेरियल, वो सारा कुछ जो ऑडिट पड़ा है ना, उसको एक ऑडिट की लैंग्वेज में आपने, जो कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में लिखना है, राइट। नंबर 1 पहले क्या हुआ बेटा, अपॉइंट। सेकंड नंबर पे एएल, फिर आ जाते हैं थर्ड नंबर पे बेटा, क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट। अच्छा ये बड़ा ना इंपॉर्टेंट फेज है, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा प्लानिंग फेज पे कई टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे कई टॉपिक्स हैं, एक एक क्लास में दो दो ढाई ढाई टॉपिक्स हो सकते हैं, 2-3 टॉपिक्स हो सकता है। प्लानिंग फेज, क्या ऑडिट छापा है, प्लान एक्टिविटी है, प्लान एक्टिविटी, छापा वापा कुछ नहीं है, प्लान एक्टिविटी, सही है बेटा। इधर एक्सक्यूज मी, सीधे प्लानिंग स्टेज, बहुत सारे काम है ऑडिटर के, क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट काम प्लानिंग फेज में जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मैं लिख देता हूं, वन ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क। बेटा वन ऑफ जो आपके पास इंपॉर्टेंट टास्क है, वन ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क, और वो है शक करना। क्या करना होगा पता है क्या, एक मिनट बेटा इधर सुनो, एक्सक्यूज मी प्लीज, ये सीन अपने दिमाग में क्रिएट कीजिएगा, ताकि ये फायदा होगा जब इनमें से मैं कोई स्टेज स्टार्ट करूंगा, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्टेज में हो और क्या काम कर रहे हो, सही है। इधर अब 1.5 महीने पहले एजीएम हुई, आप अपॉइंट हुए, कोई लीगल फॉर्मेलिटियां हुई, ये तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया भाई, आप आज आ गए, ऑडिट पहला दिन है आपका, कंपनी में आ गए, क्या आते के साथ ही नहीं, सबसे पहले क्या करना है आपने, प्लान बनाना है। चाय वाय पी लेना, चाय वाय ठंडा पिला देंगे, गर्मी है, आपको चाय वाय पिलाई, ठंडा पिलाया, उसके बाद आपने बहुत सारे काम है प्लानिंग फेज में। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क ये होगा, आप मुझे बोलोगे ठंडा वंडा पीने के बाद, सर हारिस एफएस दो, क्या दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने आपको प्रोवाइड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने रीडिंग की, ये वो, ठीक है। एफएस को देखकर आपका एक इंपॉर्टेंट काम है, और वो है रिस्क असेसमेंट। क्या चीज है बेटा, रिस्क असेसमेंट। एग्जाम फोकस के हवाले से बता दूं तो बेटा यहां से एक सीआरक्यू आएगा, क्या आएगा, एक सीआरक्यू कहां से आएगा, रिस्क के टॉपिक से, एक सीआरक्यू टीओसी से, और एक, कितने हो गए, 3 सीआरक्यू। ये आपके पास 3 टॉपिक्स है, लेकिन और ये तीनों टॉपिक से मिला के पता है कितने नंबर बनेंगे, तकरीबन 50 से 60 नंबर। और जो बाकी सीआरक्यू है ना, अच्छा आप बोलोगे नंबर बताओ कितने नंबर का आएगा, वो भी बता देता हूँ, वेट करना, पहले जरा स्टेज समझ बेटा जल्दी से। ऑडिटर सबसे पहले क्या हुआ, जल्दी बोलो, अपॉइंट हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट बना, एएल बना, उसके बाद प्लानिंग में मैंने क्या लिखा है, बहुत सारे काम है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, एक सीआरक्यू है। प्लानिंग के बाद आप ये करोगे, ये क्या लिखा है, ये लिखा है, तब आप ऑडिट करोगे, क्या करोगे, ऑडिट में क्या करते हैं, 2 चीजें, टीओसी एंड सब सेंटर, क्या करोगे। तो बच्चे इधर एक काम करो, परफॉर्मिंग द ऑडिट को सर्कल मार के यूं लिखो, ए और बी, टीओसी, और फिर क्या है बेटा आपके पास, सब्सटेंटिव। एक सीआरक्यू इधर है और एक सीआरक्यू इधर है। कल बताया था ना मैंने आपको सीआरक्यूज, यस और नो, 3 सीआरक्यूज हैं, एक 30 नंबर का है, 2 20-20 नंबर के हैं। एक काम करो, 30 नंबर को भी हटाओ, 30 में से 10 नंबर निकाल दो, कितने बचे, 20 और 20, ठीक है। वो जो 10 नंबर है वो अदर टॉपिक्स है, कौन से, तो तकरीबन 50 से जो 60 नंबर है ना सीआरक्यूज में, क्योंकि यार पार्ट्स अलग भी तो होते हैं, पार्ट ए बी सी डी करके, 70 नंबर के सीआरक्यू में से तकरीबन 50 से 60 नंबर, ये 3 टॉपिक्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है,
आपका एसीसी का सिलेबस गाइड। क्या तक बात सही है? एंड दीज आर द मेजर एरियाज टू फोकस ऑन। चले बेटा, मेजर तो नहीं, खैर सारे ही मेजर एरियाज है, लेकिन मैंने आपको उसकी वेटेज बता दी है। इज इट डन? नंबर 1 बच्चे इधर, पहले क्या हुआ? आंसर नहीं, पहले क्या हुआ? अपॉइंट, उसके बाद एंगेजमेंट लेटर बना, फिर आपने प्लानिंग की कि ऑडिट कैसे करना है, उसके बाद ऑडिट किया। पहले प्लान कर रहे हो ना, ये चीज ऐसे चेक करूंगा यार, तू रिसीवेबल चेक करना, तू पेबल चेक करना, तू ये इन्वेंट्री चेक करना, तू ये चेक करना। आप बंदे एलोकेट करो, ये सुनो, ये सारे काम कहाँ पे हो रहे हैं? प्लान नहीं, कौन सी फेज में? प्लानिंग फेज में। कौन सी फेज में? प्लानिंग फेज है ना। ऑडिट टीम आई, वो प्लान आउट कर रहे हैं, बोला भाई तू इन्वेंट्री चेक कर ले, तू रिसीवेबल चेक कर ले, तू पेबल चेक कर ले। अब इस तरह हमारी जो टीम है वो स्प्रेड होगी, और ये सारी ड्यूटीज वगैरह ऑडिट फर्म की, आप बच्चों की, मेरी नहीं। कौन सी फेज में बेटा, जल्दी बोलो? प्लानिंग। फिर जब आप मैदान में कूदे तो आपने 2 चीजें चेक करनी है, एक क्या है और सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव माने एफएस को डिटेल में चेक करना, राइट? अब बेटा ये चीजें हुई, अब आ जाओ नेक्स्ट। ये क्या लिखा हुआ है? रिव्यू स्टेज। 100% इस रिव्यू स्टेज पर सवाल आएगा। अब मुझे नहीं पता कि वो 4 नंबर का फलाना टॉपिक पूछेगा, या 10 नंबर की केस ओटीक्यू पूछेगा, या 4 नंबर की सीआरक्यू का पार्ट आ जाएगा, आई कैन नॉट से। लेकिन सवाल ऑडिट में खास बात पता है क्या है? हर एरिया आएगा, यहां से भी आएगा। ये एक ही स्टेज है, ये अपॉइंटमेंट एंड एंगेजमेंट लेटर, ठीक है? यहां से तो ये तो है ही है, बाकी सारे एरियाज आएंगे सारे। लेकिन वेटेज किसकी ज्यादा है? प्लानिंग, टीओसी, सब्सटेंटिव। प्लानिंग, टीओसी एंड सब्सटेंटिव। फिर मैं देखूंगा कि कौन सी स्टेजेस से आपको स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा अब आ जाओ रिव्यू स्टेज। रिव्यू स्टेज क्या है? अच्छा, रिव्यू के बाद अगली स्टेज कौन सी बेटा? ऑडिट ओपिनियन, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट होगी। क्या होगी बेटा? ये ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, अब बच्चे जरा इधर गौर से सुनिएगा। व्हाट इज दिस थिंग्स? नहीं ईशा बेटा, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। ऑडिट के पेपर में कैलकुलेशन अगर आई भी तो मैक्सिमम 3 नंबर की होगी, रेशियोज निकालने के आएंगे 3-4, वो भी अगर आए तो, बाकी नहीं है। अच्छा बेटा, अब जरा इसमें रिव्यू स्टेज क्या है? एक्सक्यूज मी, पहले मुझे बताओ, ऑडिट हो गया है या रिव्यू स्टेज पे? आप कौन सी स्टेज पे हो? क्या ऑडिट हो गया है? नहीं, अल्फाज लिखा जाता है, यू आर इन अ रिव्यू स्टेज एंड ऑडिट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। क्या है? मैं रिव्यू स्टेज को ज्यादा बयान नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, बल्कि यूं समझ लो, चलो 1 मिनट। कौन सी इस स्टेज में, इधर बताओ, कौन सी स्टेज में तुमने मुझे बोला होगा हारिस भाई एफएस में एमए में ठीक कर? परफॉर्मिंग में तोड़ो ना बेटा, यहाँ पे सब्सटेंटिव में कब बोला होगा? बेटा तुम्हें गलतियां कब मिलेंगी? जब आप एफएस को चेक करोगे। परफॉर्मिंग मत बोलो, टीओसी सब्सटेंटिव बोलो तोड़ के। दोबारा, कौन सी फेज में तुमने मुझको बोला था भाई सबसे फाइनेंशियल में गलतियां ठीक करो? मैंने कहा ठीक है भाई, हो जाएगा। अब आप सर पे थोड़ी करे रहोगे, अब भी कर भाई, मैं कर लूंगा गलती ठीक, आप आगे अपना काम करो। यस और नो? यू हैव नोटिफाइड मी 15 गलतियां। कितनी गलतियां? तब ऐसे क्या खड़े रहोगे? नहीं, बोल के चले जाओ, अपने पास नोट करके रख लेना, बाकी चीजें चेक करो। रिव्यू स्टेज पे यू विल बी चेकिंग, सारी चीजें चेक कर ली। अब आप ये बोलोगे यार 2 दिन पहले हारिस हनीफ को मैंने कहा था 15 गलती, देखता हूँ उसने गलती ठीक की है या नहीं की है। ये कौन सी स्टेज है? रिव्यू स्टेज पे IAS 10 लगेगा, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। फिर एक और चीज, यू पीपल आर ऑडिट टीम। कौन हो बेटा? आपने इन्वेंट्री चेक की, सबूत लाके यहाँ टेबल पे रख दिया। आपने टेबल चेक किया, सबूत लाके रख दिया। हर टीम ने अपने अपने सबूत इकट्ठे कर लिए, हाँ या ना? ठीक है, आप ऑडिट फर्म के बड़े हो, जिसने ओपिनियन देना है। क्या देना है? अच्छा, वो साहब को पार्टनर कहते हैं, वो बाद में बताऊंगा, आपकी साइन आएगी, ठीक है? तो आप लोग जो है ना वो रिव्यू कर रहे हो। क्या कर रहे हो यार? ये ऑडिट टीम ने एविडेंसेस देकर है, अपने अपना काम रिव्यू कर रहे हैं यार, हमने ऑडिट सही किया है। ये इस किस्म की बहुत सारी चीजें, ठीक है? इसकी एक मिसाल ऐसी है कि आपका पेपर 3 घंटे का है, 20 मिनट पहले खत्म हो गया। कितने मिनट पहले?
मजाक कर रहा हूँ, होता ही नहीं है वैसे तो, ठीक है। अब आपका पेपर 15 मिनट पहले फिनिश हुआ, आप रिव्यू कर रहे हो यार, क्वेश्चन नंबर 1 से किया, 2 से किया, इस तरह की चीज है ना। तो ये कंप्लीशन स्टेज है। कौन सी स्टेज है? तसल्ली हो गई, हो गया खत्म। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑडिट ओपिनियन दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा बेटा? ऑडिट ओपिनियन। आई डू रिपीट अगेन बेटा, दोबारा से साइकिल दोहराओ जल्दी से। सबसे पहले क्या हो रहा है? ऑडिटर भर्ती हो रहा है। कहाँ पे? एजीएम में जो है ना, वो ऑडिटर आपके पास भर्ती हो रहा है, राइट। सेकंड, फिर क्या हो रहा है? एंगेजमेंट लेटर बना। फिर उसके बाद प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग में बहुत सारे काम है। सहरे फहरिस्त एक इंपॉर्टेंट काम क्या नजर आ रहा है? रिस्क, शक निकालना, क्योंकि शक की बुनियाद पे आपने आगे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्या है? टीओसी एंड सब्सटेंटिव। और टीओसी सब्सटेंटिव का पूरा बैकग्राउंड मैं आधा घंटा लगा के पिछली शीट पे आपको बता चुका हूं। उसके बाद काम को रिव्यू शिव्यू करना, और फिर उसके बाद क्या करना है? ऑडिट ओपिनियन आपको एक्सप्रेस करना है। यहां तक बात समझ में आती है? चले, और थोड़ा सा ब्रेक श्रेक ले लेते हैं। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्लास दूसरी क्लास में आपको बता रहा हूं ऑडिट ओपिनियन, जबकि ये टॉपिक तकरीबन 1.5 क्लास से 2 क्लास तक का टॉपिक है, विद इट्स पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस। लेकिन आपको पहली क्लास में दूसरी क्लास में पता होना जरूरी है, ठीक है भाई। 15-20 मिनट में वापस आ जाए। ऑनलाइन बच्चे जो हैं वो बेटा डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 15-20 मिनट में वापसी है। ऑनलाइन बच्चे बेटा, यू ऑल आर हियर। बेटा ऑनलाइन बच्चे, यू ऑल आर हियर, जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। हाँ या ना लिख के, हाँ लिख के। चले जी, ऑलराइट। अच्छा बेटा, अब आप आ जाए इस वाले पेज पे, लास्ट पे, इधर लास्ट वाले पेज पे आ जाए बेटा सारे बच्चे। और ओपिनियन, ऑडिटर अपॉइंट हुआ, एंगेज एक्सक्यूज मी, ऑडिटर अपॉइंट हुआ, एंगेजमेंट लेटर बना, प्लानिंग थी, उसी सब्सटेंटिव रिव्यू किया अपने काम को, और फिर क्या किया उसने? ओपिनियन दे दिया। अच्छा, जो आपकी टॉपिक्स है ना, अच्छा देखो, सबसे पहला पॉइंट, किताब कौन सी यूज करनी है आपकी मर्जी। चाहे एक तो आती है बीपीपी की वर्कबुक, क्या आती है? वर्कबुक, या वो यूज कर लो, ये क्या प्लान आपकी चॉइस है। लेकिन मैं हर टॉपिक के अपने नोट्स आपको दे रहा हूँ, सो दैट इज ठीक है। नोट्स भी आपके पास यूज होते हैं। सेकेंडली, कुछ चैप्टर्स होंगे जो मैं आपको बोलूंगा स्पेसिफिकली किताब से पढ़ने होंगे, जब वो पढ़ने होंगे तो बता दूंगा। मोस्टली चीजें जो है, एक्सक्यूज मी, मोस्टली चीजें यहाँ पर सिनेरियो बेस्ड है। क्या है? सिनेरियो बेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर कंट्रोल्स की बात कर रहा हूँ, तो जो मैंने पढ़ा है वो आपने किताब से देखना, बोलोगे एक ही चीज है, क्योंकि नोट्स भी किताब की चीजें देखकर ही बन रही होती हैं। असल चीज है इसको सीआरक्यू सॉल्व करना से, सो दैट्स समथिंग डिफरेंट। एनीवेज, बुक कोई सी भी, और जो एग्जाम किट है वो मैं प्रेफर करूंगा दोनों ले लो। सीआरक्यूज की प्रैक्टिस ओनली फ्रॉम कैपलन, और बीपीपी, और इससे क्या है एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है। तो आपके पास तो पीडीएफ में भी मिल जाती है, तो आप एक किट हार्ड कॉपी में रख लें कैपलन, पीडीएफ में बेशक बीपीपी, आपकी चॉइस है। अच्छा बेटा इधर आ जाए। अब मैं आपको बोलने का ये बोलना ये चाह रहा था, टॉपिक्स, हाँ कुछ टॉपिक्स के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल आजकल की क्लास होगी, ठीक है। अच्छा बेटा इधर से सुने, एक्सक्यूज मी, मैं आपको कुछ टॉपिक्स याद दिला दूं, कुछ टॉपिक्स याद दिलाऊं, सुने। ये जो ना, ये 2 स्टेज, ये 2 स्टेज, ये बीपीपी और कैपलन चैप्टर का टॉपिक। एक टॉपिक है एथिक्स एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट, एक्सक्यूज मी, क्या बोला मैंने? एथिक्स एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट, उसमें ये कवर होती है स्टेज। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो कौन सी फेज है? प्लानिंग का एक अलग चैप्टर है। टीओसी के 1-2 अलग चैप्टर्स हैं।
सब्सटेंटिव के अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है, रिव्यू के अलग, तो इसी तरह आपके पास ये टॉपिकल वाइज। अच्छा, अब दोबारा से ऑडिटर अपॉइंट हुआ और उसके बाद क्या चीज हुई बेटा, एंगेजमेंट लेटर, और एंगेजमेंट लेटर के बाद प्लानिंग, टीओसी और सब्सटेंटिव, प्लानिंग, टीओसी और क्या, सब्सटेंटिव, टीओसी सब्सटेंटिव अच्छा खासा टाइम लगा के पीछे आपके पास लिखा हुआ है। उसके बाद कौन सी फेज है, और रिव्यू फेज के बाद बेटा, रिव्यू फेज के बाद क्या है, अल्टीमेटम, ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट ओपिनियन। यहां तक बात क्लियर है। अब अगले सफे पर है सारे बच्चे, पूरा पेज खाली है, हम भरेंगे उसको। बेटा ओपिनियन कितनी तरह के होते हैं, व्हाट इज दिस, क्या लिखा हुआ है, ऑडिट ओपिनियन। कितनी तरह के ओपिनियन है, दो तरह के, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर नहीं, अब रुक जाए, अब रुक जाए, एक्सक्यूज मी। सबसे पहले तो मैं आपको जरा ये बता दूं, ऑडिट ओपिनियन की दो कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स। एक है आपके पास अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड, दूसरा है मॉडिफाइड ओपिनियंस, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं, ओपिनियंस, ठीक है। ये बातें आपको पहली क्लास में ही पता होनी चाहिए, मतलब ये पहली दूसरी क्लास में। व्हाट आई डिड, पूरी कोर्स की जितनी मैक्सिमम हद तक चीज पॉसिबल है वो इस हैंड आउट में है। अनमॉडिफाइड और दूसरा क्या बोला मैंने, मॉडिफाइड। जब एक ऑडिटर ने ये बोला, बेटा जब एक ऑडिटर ने ये बोला, अच्छा इसकी स्पेसिंग कम रखना, राइट साइड वाले की ज्यादा स्पेसिंग रखना। जब एक ऑडिटर ने ये बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक की, उसमें मिस स्टेटमेंट थी, क्या थी, पर इममटीरियल थी, क्या थी, क्या करोगे, ठीक कराओगे, इममटीरियल थी। सारी गलतियां मिलाकर भी इममटीरियल थी। 6 जगह गलतियां थी एफएस में, कितनी जगह, इन्वेंट्री में, पेबल में, रिसीवेबल में, ठीक है, 6 जगह गलतियां थी। और 6 की 6 गलती को जब आपने प्लस किया तो टोटल गलतियां मिलाकर 2500 रुपए की थी, इममटीरियल थी, अज्यूमिंग क्या थी। अच्छा अब एक बात, हु डिसाइड्स कि ये गलती मटीरियल है या इममटीरियल, ऑडिटर। कौन डिटरमिन करता है, ऑडिटर। ऑडिटर डिटरमिन करता है कि गलती मटीरियल है या, मिसाल 5000 रुपए की गलती आई, कितने की, सपोज आप ऑडिटर हो, आपने कहा सर 5000 की गलती है, खैर है कोई बात नहीं। इस ऑडिटर, इस शख्स की नजर में इममटीरियल है, यस और नो। ये दूसरे साहब बैठे हुए, इन्होंने बोला भाई 5000 की गलती है और ये 5000 छोटी अमाउंट नहीं, बड़ी अमाउंट है, मटीरियल है। इस शख्स की नजर में वो गलती मटीरियल है, इसकी नजर में। तो हु डिटरमिन whether the misstatement is material or not, who determines, the auditor, yes or no. And there is a tarika, there is a way, there is a process, there is a guideline by ISA 320 कि इतनी अमाउंट is considered to be material and इतनी अमाउंट is said to be immaterial, right? इसका प्रॉपर एक आइजा है। अभी तो हम सिर्फ चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, राइट। आप आए, आपने प्लानिंग, टीओसी, सब्सटेंटिव सब किया। मेरी एफएस में गलतियां थी, छोटी छोटी गलतियां थी, नन्ही मुन्नी छोटी छोटी गलतियां, दरगुजर करो, जाने दो, कोई एमएम नहीं थी, क्या नहीं थी। सो योर, आपका ओपिनियन क्या होगा। अच्छा ऑडिटर क्या वो गारंटी दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, ओपिनियन क्या होगा आपका, आपने बोलना है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, और इस किस्म के ओपिनियन को प्यार से क्या बोलेंगे, अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड ओपिनियन को प्यार से हम लोग क्लीन ओपिनियन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्लीन ओपिनियन, साफ सुथरा ओपिनियन। यानी कि आपने क्या बोलना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, वो नॉट गलती से लग गया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, बस खत्म। बेटा लिखो साथ साथ जल्दी से,
और राइट साइड वाले पे थोड़ी स्पेस ज्यादा रखना, इसमें मुझे कुछ बातें बतानी है। बेटा ये ओपिनियन नहीं है, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियंस है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर मतलब 3 है, 3 टाइप्स है, वो इसमें आ जाएंगे। अच्छा, अनक्वालिफाई उसको बोलेंगे, इस अनमॉडिफाई को वो भी कहते हैं प्यार से अनक्वालिफाई, अनक्वालिफाई, ठीक है। 3 टाइप्स है। अभी तो मैं आपको 10 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, पता नहीं जितनी डिस्कशन, अभी तो बेटा मैं आपको 5-10 मिनट में ही ये ओपिनियंस पढ़ा रहा हूं, हाँ या ना। जब हम इसको पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट, तो इसमें तकरीबन 1.5 से 2 क्लास लग सकती विद इट्स पास्ट पेपर प्रैक्टिस, सही है दिस टॉपिक। एंड फॉर श्योर दिस इज द टॉपिक विच इज 100% एग्जामिन्ड, बट आई डोंट नो कि ये CRQ में पार्ट 1 के आएगा, ये MTQ में आएगा, केस OTQ में आएगा, जरूर सही है, आएगा जरूर, ठीक है। क्योंकि देखो ऑडिट एक ऐसी चीज है ना कि सब्सटेंटिव तो आता ही आता है, वरना चेक क्या करोगे, है ना। तो CA में भी आई डू टीच CA का ऑडिट भी, इसका एक कैफेड भी, तो इसमें ऑडिट ओपिनियन, सब्सटेंटिव, TOC, हर एरिया पे एग्जामिनेबल कंटेंट्स हैं। लेकिन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात ये, आपको ऑलमोस्ट वेटेज पता है, क्या पता है? तो ये ऑडिट ओपिनियन रिपोर्ट के ऊपर सवाल आते हैं। खैर एनीवेज, अब नंबर 1 बेटा ये क्या है? मॉडिफाइड ओपिनियंस। अच्छा, मैंने बोल ही रहा था कि अभी तो आपको 5-10 मिनट बता रहा हूं, बड़ा टॉपिक है। एक मॉडिफाइड ओपिनियन है जिसका नाम है, क्या लिखा हुआ है? क्वालिफाइड ओपिनियन। 1 मिनट वेट कर जाए बच्चे, 1 मिनट। क्वालिफाइड ओपिनियन में थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा हूं, 1 लाइन की। दूसरा है एडवर्स ओपिनियन, थोड़ी सी स्पेसिंग छोड़ना। तीसरा है डिस्क्लेमर ओपिनियन, ठीक है। दिस इज द थर्ड वन। चले बेटा, अब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इट, और फिर उसके बाद आप इसको कॉपी करना बाद में। अब 1 मिनट वेट कर जाए। व्हाट हैपेंस के आप आए, आपने ऑडिट किया, मुझे बताना करोगे क्या? आपने देखा इन्वेंट्री में गलती है, ऐसे किसमें गलती है? सपोज बकाया सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ अज्यूमिंग, कहां गलती है? इन्वेंट्री में। क्या करोगे? अज्यूमिंग मटेरियल है, 1 मिनट, या जब भी मैं बोलूँ ना मिस स्टेटमेंट, तो हमेशा क्या होगी? मटेरियल। मटेरियल मतलब ये कि एक तो छोटी गलती है, इन मटेरियल, खैर है जाने दे। ये कौन सी गलती है? अच्छा, whenever I'm saying the miss statement, that means material, हाँ, that means what? Then suppose इन्वेंट्री में गलती है, कौन सी गलती है? मटेरियल। समथिंग जो कि आपको लगे यार इतने ऐसी गलती है, ठीक कर भाई, ठीक है, इतने रुपए की गलती है, क्या करोगे? गलती ढूंढ ली ना आपने। बच्चे मुझे बताओ, तुमने गलती कौन से स्टेज में ढूंढी है? जी बेटा, गलती आपने कौन सी फेज में ढूंढी है, बताओ, बोलो जोर से, आवाज निकालो, ऑडिटर हो, कौन सी फेज में ढूंढी है? सब्सटेंटिव में। क्या बोला था आपने मुझे? ठीक करो। अज्यूमिंग मटेरियल है, मैंने कहा मैं ठीक नहीं कर रहा, क्या करोगे? अरे डायरेक्ट थोड़ी मॉडिफाई करेंगे, एक्सप्लेन, समझाएंगे। आप बोलोगे हारिस भाई शराफत से बोल रहे हैं, ठीक, मैंने कहा नहीं कर रहा, अब क्या करोगे? अब पता क्या बोलोगे? अब सब पता क्या है? अब आप ये करोगे, आपने एक ओपिनियन एक्सप्रेस क्या करना है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मसला नहीं है, मसला कहाँ है? तो आपने ओपिनियन दिया एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री, गौर से सुनना, क्या बोला? एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। आई बात समझ में? एक्सेप्ट फॉर FSR। अब ये नहीं पूछना ना, मैं पहली क्लास, क्योंकि वो टॉपिक है डिटेल में, उसको पढ़ाने के लिए टाइम है कि भाईजान ये कब देंगे क्वालिफाई ओपिनियन, भाई जब देंगे तब देंगे, बता दूंगा। इस वक्त आपको ओपिनियन से वाकिफ होना जरूरी है। ऑडिटर बोलता है ऑडिटर बोलता है FS ट्रू एंड फेयर, क्या है? अनमॉडिफाइड, राइट? क्या है?
ऑडिटर ने बोला पेबल में मसला था। अच्छा, पेबल के साथ इन्वेंट्री में भी मसला था, तो इतने बड़े मसले नहीं थे, मटेरियल थे। तो आज तो ऑडिटर ने बोला कि एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री एंड पेबल, क्या बोला, इन्वेंट्री एंड पेबल एफएस व्हाट। अब ये नहीं पूछना सर ये कब देंगे, कब ओपिनियन देंगे, ये मौजू नहीं है अभी का, ये डिटेल है बाद में। क्या ओपिनियन होता है इसका नाम जानना जरूरी है। नाम क्वालिफाइड ओपिनियन में ये होगा, ऑडिटर ने बोलना है एक्सेप्ट फॉर व्हाटएवर द थिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर व्हाट बेटा, ट्रू एंड फेयर, एक्सेप्ट फॉर पर्टिकुलर चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, यस और नो, एक्सेप्ट फॉर एक्स वाई जी। ठीक है, हाँ जी, मैंने 2-3 की मिसाल दी ना, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री एंड टेबल, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, इन्वेंट्री एंड टेबल एफएस ट्रू एंड फेयर। जरूरी नहीं है कोई एक चीज हो, ठीक है ना, मतलब मल्टीपल हो सकता है। वो वेटेज देखी जाएगी, एक्सक्यूज मी, क्या देखी जाएगी, वेटेज। अब मजीद अगर आप लोग एक्सक्यूज मी इसकी डेप्थ में जाएंगे ना तो पूरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल क्वालिफाइड नाउ केस 2, बेटा जरा ध्यान से सुने। अब आप मुझे कॉपी शॉप भी बाद में दर्ज की, अब आप आए, आपने ऑडिट किया, एफएस में एमएम थी, क्या थी, एमएम मटेरियल स्टेटमेंट, लेकिन अमाउंट इतनी ज्यादा थी। अच्छा, एफएस में जगह जगह गलती थी, नॉन करंट एसेट भी खराब था, इन्वेंट्री भी सही नहीं लिखी, सेल भी ओवर स्टेट थी, कुछ एक्सपेंसेस मैंने खा गया था, इक्विटी सही नहीं ना, एफएस में मल्टीपल जगहों पे प्रॉब्लम्स थी, सॉरी मल्टीपल जगहों पे एमएम्स थी, प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे ना, मटेरियल मिस्टेक बहुत ज्यादा थी। आपने मुझे बोला हारिस भाई आपकी पूरी एफएस खराब है यार, मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह खराब नहीं है, क्या खराब है, पूरी एफएस खराब है। तो आपने बोलना है इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। तो इस तरह के ओपिनियन को क्या बोलेंगे, एडवर्स। एडवर्स में क्या होता है, ऑडिटर बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर, बेटा पूरी एफएस को आपने खराब बोल दिया, ठीक है। तीसरा, पहले मुझे ये बताएं क्या ये ओपिनियन क्वालिफाई, मार्केट में चला गया, कंपनी के लिए मतलब कोई नुकसानदेह चीज है ना, ये खराब ओपिनियन है ना, क्वालिफाई। और एडवर्स उससे ज्यादा खराब है, क्या खराब है, उससे ज्यादा क्यों खराब है, हाँ पूरी एफएस खराब है भाई, इसका मतलब ये खराब ओपिनियन है, कंपनी की शेयर प्राइस नीचे हो सकती है, एडवर्स में और ज्यादा नीचे हो जाएगा, और मतलब खराब ओपिनियन है, पूरी एफएस का ऑडिटर खराब कह रहा है। तीसरा इससे ज्यादा डेंजरस है, तीसरा इससे ज्यादा डेंजरस है। अब इससे डेंजरस क्या हो सकता है, ऑडिटर ने बोलेगा, पहले सुन ले, एक्सक्यूज मी आपस में बातें नहीं करें। इसमें ऑडिटर ने क्या बोला, नंबर 1 में एक्सेप्ट फॉर पर्टिकुलर थिंग्स एफएस ट्रू एंड फेयर, एडवर्स में क्या बोला, पूरी एफएस खराब है। तीसरे में ऑडिटर ने बोला वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन, अल्फाज पे गौर, वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग, यानी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे हाथ में है और मैं ऑडिटर हूं, मैंने पूरी एफएस देखी और एंड में मैंने लिखा नो ओपिनियन, यानी कि व्हाट्स योर कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अब सुनो, सबसे ज्यादा डेंजरस ओपिनियन बाय सबर, पहले मैं लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा, आप कॉपी बाद में करेंगे। ऑडिटर ने यहां पर बोला कि ऑडिटर इज नॉट एक्सप्रेसिंग, क्या बोला बेटा, एक सेकेंड है, ये कॉपी बाद में कीजिएगा, पहले जरा ये देख लें, हिलस क्या लिखा है, कोई ओपिनियन ही नहीं है, डेंजरस है बहुत ज्यादा। अब मैं आपको बता दूं इसकी डेंजरस का लेवल ये क्यों ज्यादा है। अब पहले वजह सुन ले, इधर इधर प्लीज एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी, देन कॉपी लेटर ऑन, बाद में कॉपी करना बेटा, पहले सुनो। आप आए, आपने बोला सर ये प्रॉपर्टी, ये प्लांट, वो इक्विपमेंट पड़ा है, ठीक है, करोड़ों रुपए की चीज थी, सबूत चाहिए क्या नहीं चाहिए, हु आर यू, ऑडिटर, क्या करोगे, प्रोसीजर्स लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या हासिल करोगे, एविडेंस। एविडेंस देना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी, बिल्कुल कीप इट सिंपल, कीप इट वेरी वेरी सिंपल। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, आपने बोला भाईजान ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, मैंने कहा कंपनी के नाम पर है,
किसके नाम पे? मान लोगे? डोंट ट्रस्ट, कल बताया था क्या करना है, वेरीफाई। ठीक है, मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, हमारी कंपनी के नाम पर है, कैसे वेरीफाई करोगे? शॉर्टकट में बात करो बेटा, हाँ डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, उसमें एबीसी लिमिटेड है। अब मैं कर रहा हूँ कहानियां, मैंने बोला डॉक्यूमेंट तो नहीं है, डॉक्यूमेंट तो, मैंने कहा वो सीईओ छुट्टी पे गया, वो अपने साथ ले गया। अच्छा भाई सर फोटो कॉपी है, मैंने कहा है, मैंने मोबाइल में फोटो कॉपी दिखाई, पिक्चर खींची हुई थी, आधी ब्लर, नाम वाम मिटे हुए थे, क्या ये कोई रिलायबल एविडेंस है? सबूत नहीं मिला। क्या नहीं मिला? केस 2, आपने बोला सर इन्वेंट्री का, मैंने कहा वेयर हाउस में, तो आपने बोला मुझे जाके देखनी है, यस और नो? वेरीफाई करोगे ना? मैंने कहा बारिश हो रही है, रास्ता बंद है, वो आपने बोला ठीक है, वेयर हाउस में कोई तो होगा ना, जूम पे ऑनलाइन कनेक्ट कर लो, मैंने कहा इंटरनेट का पैकेज नहीं है। अब भाई कैसी बात है, यानी कि ऑडिटर प्रोसीजर लगा रहा है और मैनेजमेंट उसको एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रही है। आपने बोला ठीक है, फिर आप आगे बढ़े, आपने बोला बैंक में पैसे कितने, मैंने बोला इतने पैसे, बैंक स्टेटमेंट, मैंने कहा वो गुम हो गई। आपने बोला बैंक को कंफर्मेशन, मैंने कहा इजाजत नहीं है, क्योंकि बैंक किसी, याद है कायरो कल बताया था, कंफर्मेशन का अलहदा आइजा है 505, उसमें लिखा है कंफर्मेशन लेटर देने से पहले क्लाइंट से पूछना है, किससे पूछना है? मैं आपको, यानी कि जो जो एविडेंस आप मांग रहे हो, या तो मैं एविडेंस आपको कच्चे एविडेंस दे रहा हूं, कच्चे मतलब ये सर प्रॉपर्टी के पेपर्स, मुझे आप ये बताओ, इसको फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा, इसको कहते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। बेटा आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना पसंद करोगे, फोटोकॉपी? ओरिजिनल, मैं आपको फोटोकॉपी दिखा रहा हूं, आपने बोला सर ये वाला सबूत दिखा, मैंने कहा वो सबूत तो है ही नहीं मेरे पास, या कुछ भी टॉपिक रहा, आपने बोला फलाने रिकॉर्ड्स, मैंने बोला यार वो पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, सब सबूत भीग गए, ठीक है, आग लग गई, मतलब कोई भी टॉपिक डाले, आपकी खिदमत में जो मैंने सबूत दिए, उन सबूत से आपको रिलायंस नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रही है? फिर आपने बोला सर सेल की है तो जीडीएन दिखा दो, गुड्स डिलीवरी नोट, मैंने कहा यार वो पता नहीं कहा है, यानी कि जो एविडेंस आप मांग रहे हो वो नहीं है। तो आप मुझे बताओ इसका मतलब पता है द डेंजरस ओपिनियन एवर, और पता है क्यों? अगर एक समझदार आदमी जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो जब ये पढ़ेगा एफएस, तो शक किस पर जाएगा? मैनेजमेंट पे। किस पर? यानी कि ऑडिटर आया, 2 3 4 महीने उसने ऑडिट किया, अपनी कोशिश उसने पूरी की, लेकिन उसको क्या नहीं मिल रहा? सबूत ही नहीं मिल रहा। तो एट द एंड आप ये बोलोगे हारिस भाई आपके पास तो कोई भी सबूत नहीं है, या जो सबूत है वो कच्चे सबूत थे, पक्के सबूत को इंग्लिश में बोलेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट एंड, अलग आइजा इसका लिखा हुआ, हर एक चीज के आइजाज बने हुए। तो भाई आपने बोला नहीं, अच्छा इसकी वजह क्या, आप ऐसा ऐसा क्यों ओपिनियन दोगे? यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, ड्यू टू लैक ऑफ, अच्छा एविडेंस को एरो मार के, बच्चे इधर एविडेंसेस को एरो मार के मैंने लिखा बेटा, क्या लिखा है? लैक ऑफ व्हाट? सफिशिएंट एंड, सुनो पहली बात, एक मिनट वेट, क्वालिफाई पे आओ बेटा, इधर क्वालिफाई पे, क्वालिफाई पे क्या ओपिनियन है, जल्दी बोलो। फलानी चीज के अलावा सब कुछ ठीक है। पता है क्यों तुमने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि तुम्हें सबूत मिला था कि रिसीवेबल में गलती है, सबूत मिला था कि गलत है, हाँ या ना? सबूत मिला था तो बोला था ना ये मुजरिम में फांसी पे लटकाओ, यस और नो? सबूत मिला और आपने बोला एफएस खराब है, इसका मतलब आपको सबूत मिला है। इधर किस चीज में ओपिनियन नहीं दे रहे, जरा ये बताओ, सही होने का ओपिनियन नहीं है, खराब होने का? कुछ भी नहीं, ये क्या लिखा है? ना सही होने का ओपिनियन, ना खराब होने का ओपिनियन है। तो ऑडिटर लिखेगा ड्यू टू लैक, अच्छा पूरी वजह बतानी पड़ेगी अपनी रिपोर्ट में, किसमें? रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा ऑडिटर, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, एंड दैट्स कॉल्ड व्हाट? डिस्क्लेमर ओपिनियन। ठीक है बच्चे, इसको कॉपी करना सारे ऑनलाइन बच्चे, जल्दी से कॉपी करें। आपको सवाल कर रहे थे एक, तो आपको इंफॉर्मेशन तो मैं ही प्रोवाइड करूंगा ना। नहीं नहीं, दोबारा से देखो, आपका प्रोसीजर लगाना है, आप प्रोसीजर लगा के एविडेंस इकट्ठा करोगे मुझसे, जैसे इंस्पेक्शन ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट तो मेरे पास पड़ी होगी ना, आप मुझे बोलोगे आरिफ भाई इंस्पेक्शन मतलब बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, मैं नहीं दे रहा, है बस समझ में, दैट्स हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द एविडेंस? ऑडिटर, तो सबूत तो मैं ही दूंगा ना। हाँ तो अगर कोई नेशनल एविडेंस ऐसा हुआ कि एविडेंस आया ही
एक सेकेंड यार, इस बंदे ने एक सवाल किया, सुनो, और ये भी आयजा में लिखा हुआ है, सुनो। एक्सक्यूज मी, सबूत क्यों नहीं है इधर? ये बात एक छोटी सी करने, एक्सक्यूज मी बेटा, एक्सक्यूज मी, बात सुनने। ये क्या लिखा है? सबूत क्यों नहीं मिलेंगे आपको? नंबर 1, मैनेजमेंट की बेईमानी। सबूत है? दे नहीं रहा क्योंकि सबूत खराब है। नंबर 1, यस और नो? नंबर 2, चाहते हुए भी, जैसे मैं ईमानदार, आप भी ईमानदार, सबूत की तरफ एक्सेस नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? मिसाल कोरोना आ गया था, कोविड चल रहा था, सबूत दूसरे शहर में आप प्रैक्टिकली जा नहीं सक रहे, वो एक सिनेरियो है। तीसरा एक और केस ये जो इन्होंने बोला, कोई नेचुरल इवेंट हो गया। क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये बारिश आ गई या कोई हादसा हो गया और वाकई में सबूत जल गए, वाकई में सबूत वाकई में जल गए। हकीकत, मेरा कोई बदनीयती नहीं थी कि मैं आपको एविडेंसेस नहीं दूं। नंबर 1, ध्यान से सुनना, फैक्ट्री में आग लगी और आग भी ओरिजिनल थी, वो नहीं कि ऑडिट होने वाला मैंने खुद आग लगा दी, तो जैसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में होता है। अब वह ये, सुनो, आग लगी, बाकी सबूत चला गया, मेरी कोई ऐसी बदनीयती नहीं थी। सवाल, कौन सा ओपिनियन दोगे? अब भी डिस्क्लेमर ही दोगे। वजह पता है क्या है? क्या आग बाकी लगी थी? ठीक है, सबूत नहीं है, प्रोसीजर लगा है, मेरे पास सबूत नहीं है भाई, तो तुम अपनी रिपोर्ट में लिखोगे आग लगी थी, इस वजह से मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, तो तब भी कौन सा ओपिनियन जाएगा? लेकिन सबूत बहुत ज्यादा होने चाहिए। खैर एनीवेज यार, ये सिचुएशन सारी, ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, सब केसेस हैं। जल्दी से इसको कॉपी करें बेटा, जल्दी कॉपी। अच्छा मेरी बात सुनो, एक्सक्यूज मी, ये मैं जो फिजिकल बच्चे यहाँ पर बैठे, मैं आप लोग को अटेंडेंस शीट दे रहा हूँ, अपना नाम नंबर जरूर लिखना। और एक चीज, अगर कोई स्टूडेंट, एक्सक्यूज मी, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट या किसी ने फ्रीज कराया था और एक्टिव करवाना है, तो अपने नाम के आगे क्या लिख देना? एक्टिव। क्या लिख देना? नाम नंबर, आगे सिग्नेचर की जगह पे एक्टिव लिख देना बेटा। जिसको एक्टिव करवाना है वो लिख देना एक्टिव, और बाकी बच्चे अगर कोई न्यू है तो वो बात सरपंच से बाद में खुद कर लेना। अटेंडेंस शीट आ रही है बेटा, इसको कॉपी करें जल्दी से सारे बच्चे। आइटम की कोई लिमिट है जितने क्वालिफाइड है, इसकी लिमिट है। हर चीज जो है ना वो रूल्स में लिखी है, क्योंकि इस वक्त आपको कोई चीज पढ़ा नहीं रहा, मैं पूरे ऑडिट का ग्लिम्स दे रहा हूँ कि क्या चीज है। अच्छा, उसमें भी ना एक लिमिट है, लिमिट ऑफ पैसे, अमाउंट, कि इतनी गलती है तो उसको मटेरियल बोलते हैं, उससे भी लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसको परवेजिव बोलते हैं, वो मैं अभी नहीं बता सकता। ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ता है सब, मतलब दैट्स अ डिटेल टॉपिक, लेकिन उसमें जो है ना आपको अमाउंट देखनी पड़ती है, कितने रुपए की गलती है। अमाउंट और इम्पैक्ट दोनों। मिसाल, इन्वेंट्री की मिसाल ले लो, सही है, गलत फिगर लिखी थी, बैलेंस शीट खराब होगी, इनकम स्टेटमेंट, दोनों, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में तो जाती है, सीओजीएस में तो जाएगी। ठीक है, तो आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में इम्पैक्ट लिखोगे कि एसेट अंडर स्टेट हुए थे और प्रॉफिट भी ओवर या अंडर स्टेट जो भी है। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी, अटेंडेंस शीट साथ साथ रखें और अब इधर आ जाए। ये लिख लिया आप लोगों ने बेटा? दोबारा इधर, एक्सक्यूज मी, एफएस में गलती नहीं, सॉरी, एफएस में कोई एमएम नहीं, गलती नहीं, कौन सी? एमएम नहीं। ओपिनियन अनमॉडिफाइड, और वो क्या होता है? एफएस ट्रू एंड फेयर। अब आ जाओ बेटा, ये क्वालिफाइड, बेटा क्वालिफाइड नहीं, सॉरी, क्या बोला ये? मॉडिफाइड ओपिनियंस में 3 टाइप्स है। पहला क्या है? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब है सिवाय इसके सब सही है, इसके अलावा सब सही है, ठीक है ना, तो इट्स समथिंग डेंजरस फॉर द कंपनी। फिर क्या लिखा है? ऑडिटर ने बोला है, फतवा लगा दिया, पूरी एफएस मेरे हिसाब से सही नहीं है। तीसरे में ऑडिटर ने क्या बोल रहा है कि भाई मैंने ऑडिट किया, सबूत नहीं मिला, तो मैं नहीं खेल रहा, नो ओपिनियन, ऑडिटर इज नॉट गिविंग एनी ओपिनियन। इज इट डन? लिख लिया? लेकिन थर्ड वाले में तो फिर भी कंफर्म नहीं है या नहीं है, सेकंड में तो कंफर्म है ना, सेकंड ज्यादा खतरनाक नहीं, ये ज्यादा डेंजरस है, योर कंफ्यूजन में आ गए, सही है पता नहीं, ऐसा ज्यादा में क्या होगा? ये भी तो क्या खराब है? नहीं, तो एक छोटी सी बात ये है, किसी भी एक आम आदमी को बोल, किसी भी एक आम आदमी ने जिसको अकाउंटिंग नहीं आती है,
उसने आपको भेजा है चेक करो, आपने चेक किया, 2 महीने लगे, आपने बोले यार पता नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा। तो मेजरली शक क्या होगा कि यकीनन गलती थी और मैनेजमेंट ने तभी तो एविडेंस नहीं दिया, वरना कोई भी बंदा एविडेंस क्यों नहीं दे रहा, बोले एविडेंस दिखा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो ना, तो ज्यादा शक ही जाएगा। बेटा अब ऊपर आ जाए, तो कौन सा पेज बाकी था? बच्चे इधर पेज नंबर 5। बेटा पेज नंबर 5 पर है सारे बच्चे इधर। जी क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेशन गैप, गैप इधर सुनो, एक्सपेक्टेशन गैप इधर क्लास में। व्हाट इज दिस? पहली क्लास जो हमारी थी परसों, उसमें मैंने आप बच्चों से पूछा था, एक सवाल पूछा था और कुछ बच्चों ने हाँ कहा था, कुछ बच्चों ने ना। एंड द क्वेश्चन वाज, इधर सुनिएगा, पढ़ना नहीं प्लीज। मैंने सवाल किया था कि ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, कुछ बच्चों ने हाँ कहा था, कुछ बच्चों ने ना। मिसाल पता किसी को कुछ भी नहीं था उस वक्त, तो सपोज किसी बच्चों ने कहा था हाँ, सपोज, तो इसका मतलब पब्लिक क्या सोच रही है कि ऑडिटर का काम, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। गैप, उम्मीद पे गैप, आप क्या उम्मीद कर रहे हो और एक्चुअल में क्या है? केस 2, बाज लोग सोचते हैं कि ऑडिटर एफएस में एक एक चीज को चेक करता है, ये पब्लिक की सोच है मिसाल, जबकि एक्चुअल में सैंपल पे काम करते हो, हाँ या ना? बाज लोग ये बोलते हैं कि ऑडिटर चेक कर रहा है तो गारंटी देगा जाके, लेकिन हकीकत में ओपिनियन देता है। तो एक्सपेक्टेशन गैप मतलब इट्स मे कम इन द नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सपेक्टेशन गैप। तो उधर से उठा के कॉपी पेस्ट करना है। पहले सुने क्या लिखा है, इट इज द गैप डिफरेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन अबाउट ऑडिट एंड व्हाट ऑडिट, एक्चुअल में ऑडिट क्या है और पब्लिक क्या सोचती है। ये 4 बातें लिखी है और इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं जो कि आपको समझ में ना आए। नंबर 1, 1 मिनट, हाँ सारी बातें ऐसी लिखी है इधर जो हमने पहली क्लास में डिस्कस की थी। बेटा ऑडिटर का काम सैंपल बेस पे चेक कर रहे हैं 100%। हो सकता है पब्लिक माइट बी परसीविंग, पब्लिक कौन? शेयर होल्डर्स। पब्लिक कौन? शेयर होल्डर। डाइवर्सिटी, शेयर होल्डर में डॉक्टर, इंजीनियर, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, टीचर सब हो सकते हैं। पब्लिक इज द शेयर होल्डर। इधर बेटा पब्लिक कौन है? मतलब शेयर होल्डर। अच्छा, पब्लिक सोच रही है कि ऑडिटर जाएगा और एफएस को एक एक चीज चेक करके आएगा। नहीं भाई, उसका काम क्या है? सैंपल पे चेक करना। कुछ पब्लिक सोच रही ऑडिटर जाएगा तो फ्रॉड ढूंढेगा, नहीं, इसका काम फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं है। सही है? प्लीज इसको रीड करें, 1 2 3 4 सब आसान लिखा, एंड यू नो इट वेरी वेल। ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, बेटा रीड करना है गौर से। अच्छा, ऑनलाइन बच्चे जो है बेटा, अगर आपने गलती से ट्रिपल ए का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, मैंने उस ग्रुप में भी मैसेज किया, तो उसको लीव कर दो। अगर आपको उसका लिंक आ गया होगा गलती से तो उसको लीव कर देना, जो ऑनलाइन बच्चे हैं। 3 4 बच्चे शायद गलती से ज्वाइन हो गए थे, वो गलती से ट्रिपल ए का लिंक भेज दिया था, वो डबल ए का लिंक आपको बाद में आ जाएगा, इसको लीव कर देना। जी बेटा, पढ़ा ही आपने चारों बातें? एक्सक्यूज मी, समझ आइए? पहले में देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, पहले में क्या लिखा हुआ है? सम पीपल में थिंक ऑडिटर टेस्ट, लेकिन एक्चुअल में सैंपल। बहुत लोग बोलते हैं ऑडिटर वेरीफाइज, नहीं भाई, ऑडिटर गारंटी नहीं। क्या होता है? बाद में फ्रॉड नहीं, हमारा काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है। ये बात मैंने आपको पहली क्लास में बता दी थी। अब नीचे आ जाओ। बाकी ऊपर की सारी चीजें हो चुकी हैं। ओके, अब इधर आते बेटा, ये 3 चीजें, एजेंसी, स्टीवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट, स्टीवर्डशिप पर आ जाओ। बेटा ये 3 बातें आपने मेरे ख्याल में F4 में भी पढ़ी होंगी। इधर सिर्फ ये डेफिनेशन है, कोई ये एग्जामिनेबल कंटेंट नहीं है, लेकिन इसको इज्जत देते हुए थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा? स्टीवर्डशिप। लव्स, स्टीवर्ड्स का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? केयरटेकर।
यार एक हम अपनी कंटेक्स्ट में ही बात करते हैं बेटा, इधर हम अपने कंटेक्स्ट में ही बात करते हैं। आप कौन है? ऑडिटर, थोड़ा दूर रहे। मैं हारिस हनीफ, मैनेजमेंट, वो शेयर होल्डर, ठीक है। ऑडिटर बाद में एंट्री मारना। पैसा किसका है? शेयर होल्डर। एक मिनट, पैसा किसका है भाई? उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। बेटा उन्होंने पैसा किसको दिया? कंपनी को। आप ऑडिटर बाद में आना थोड़ी देर के बाद। बेटा पैसा किसका है? जल्दी बोलो। शेयर होल्डर का है। शेयर होल्डर का है। शेयर होल्डर कौन है? प्रिंसिपल है। उन्होंने मेरे पास लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिटर्न बाद में। बेटा रिटर्न बाद में। सबसे पहली बुनियादी जिम्मेदारी मेरी ये है कि मैं उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हिफाजत करूं। यस और नो? अच्छा, टेक केयर ऑफ समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग आउट, मैंने कहा मेरा मोबाइल फोन है, जरा संभाल लो, मैं आता हूं 5 मिनट में। तो मैंने अपना मोबाइल फोन इस बंदे को दिया फॉर एग्जांपल। इसको मैंने 10-5 मिनट के लिए अपने एसेट्स का क्या बना दिया? स्टीवर्ड्स। स्टीवर्ड्स मतलब क्या? केयर टेकर। तो बेटा प्रिंसिपल अपॉइंट कर, चीज मेरी, मैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपॉइंट करता है किसको? स्टीवर्ड्स को। और स्टीवर्ड्स कौन है? मतलब कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ कह लो, सही है? क्या बात सही है? एक सेकेंड, ऑडिटर स्टीवर्ड नहीं है, ना हो सकता। ऑडिटर स्टीवर्ड, अच्छा स्टीवर्ड और एजेंसी में बड़ा फर्क है। स्टीवर्डशिप का मतलब ये होता है द मोमेंट व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ माय एसेट्स। वो क्या है? गौर से सुनो, इधर इधर, एक्सक्यूज मी। मैंने इसको लाख रुपए दिए, मैंने कहा रख, 1 हफ्ते के बाद देता हूं अमानत के तौर पे। 1 हफ्ते के लिए मैंने इसको अमानत दिया लाख रुपए की। व्हाट इज दिस? स्टीवर्ड्स। हाँ या ना? अच्छा हुआ ये, फिर मैंने इसको फोन करके बोला, मैंने कहा भाई एक काम कर, तू तुझे जहां समझ में आता है, बातें नहीं, जहां समझ में आता है इन्वेस्ट कर दे, मैं 2 महीने के बाद तुझसे हिसाब लूंगा। अब मैं अपने बिहाफ पे किसी को काम करने की तलकीन कर रहा हूं, वो काम करने की चीज। उस मोमेंट पे आप क्या बनोगे? एजेंट्स का मतलब ये होता है जो कोई किसी के बिहाफ पे काम करता है। मैंने बोला यार मुझे कहीं ट्रैवल करना है, टिकट बुक कर दो, ये ट्रैवल एजेंट है। मैंने कहा प्रॉपर्टी खरीदनी है भाई, जरा अच्छी प्रॉपर्टी तो दिखाओ। तुम स्टेट एजेंट हो, प्रॉपर्टी डीलर हो। तो इस तरह के एजेंसी में ना, एजेंसी का मतलब होता है कि जब आपके बिहाफ पे कोई बंदा काम करता है। मैंने आपको पैसे दिए, मैंने कहा रख, 1 हफ्ते के बाद लूंगा, खर्चा नहीं करना। व्हाट इज दिस? स्टीवर्ड्स। And the moment when I'm giving you the responsibility to do something for me, that moment is what? That moment is agency. अब लिखो बेटा जरा साथ साथ ये। एजेंसी में ये होता है कि जो प्रिंसिपल है, बेटा प्रिंसिपल अपॉइंट करता है किसको? बेटा प्रिंसिपल अपॉइंट कर रहा है किसको? एजेंट्स को। क्यों? टू डू सम टास्क ऑन बिहाफ ऑफ, बेटा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। बच्चे प्रिंसिपल कौन है? एजेंट्स कौन है? और ऑडिटर भी। बेटा 1 मिनट वेट करना बच्चे, इधर ऑनलाइन फिजिकल सारे बच्चे, जब मैं कहूं इधर तो इधर देखिए, इधर एक्सक्यूज मी, लास्ट में इधर। अल्टीमेटम प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया इसको, ये कौन है? क्यों अपॉइंट किया? अच्छा मैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं। शेयर होल्डर ने मुझे अपॉइंट किया, क्यों? बिजनेस करने के लिए। साल बाद आपको अपॉइंट किया, क्यों? इसको चेक करने के लिए। यस और नो? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स दोनों कौन है? किसके? शेयर होल्डर्स। लेकिन डायरेक्टर्स दो हैं, डायरेक्टर्स स्टीवर्ड्स भी हैं। हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी, क्या हुआ? खाली बोर्ड पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। हाँ आगे चलोगे आप अपना नाम भी भूल जाओगे ऑडिट में, सही ना? मसले की बात है, मैं याद दिला दूंगा। अच्छा अब इधर आ जा भाई। डायरेक्टर्स स्टीवर्ड्स भी हैं और एजेंट्स भी हैं। जल्दी कॉपी करो इसे।
यार ये बात सुने, एक्सक्यूज मी, अटेंडेंस शीट आ रही है, सबने भर दी है? एक्सक्यूज मी, किसी को पेपर एक्टिव कराना है तो आगे एक्टिव लिख लेना, बाकी डीएक्टिव लिख लेना, जो भी है। जी डन, लिख लिया ये? एक्सक्यूज मी, लिख लिया लास्ट? तो भाई एक बात सुनो, ये पेपर में नहीं है कि ये क्या ये चीजें क्या, यू शुड नो इट, सही है? ऐसे ही ये शुगल मेले का टॉपिक है। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी, बेटा अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? आंसरेबल, यानी कि एजेंट और स्टीवर्ड्स। बेटा दोनों अकाउंटेबल, एक्सक्यूज मी बातें ना करें प्लीज, बेटा दोनों अकाउंटेबल है किसको? प्रिंसिपल। किसको अकाउंटेबल है? प्रिंसिपल्स। जी बेटा, इज इट डन? हाँ या ना? अब बस, नहीं नहीं, पढ़ाई बस, रिवाइज रिवाइज पूरा हैंड आउट। अभी मुझे वो करना है ना, अगला एक चैप्टर स्टार्ट करना है पहला, और नई क्लास से आपको एक दो क्लासेस में इंट्रोडक्शन पूरा ऑडिट जहन में उतारना है। अब जब टॉपिक होगा फिर अपने टाइम पे खत्म करेंगे क्लास। अब सुन ले बेटा सारे बच्चे, सबसे पहला पॉइंट, जो बच्चे इधर पहले सुन लें, जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है, जो भी अटेंड किए सो की है, जो पहली क्लास थी, पहली क्लास उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सर फहीम को कांटेक्ट करना, आपको लिंक भेज देंगे। हो सकता है आज की क्लास भी ये अवेलेबल हो रिकॉर्डिंग, आप उसको देख लेना, ठीक है? जिसका जो भी रह गया मिल जाएगी रिकॉर्डिंग्स। लेकिन एक चीज, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट मंडे पे, मंडे को हमारी क्लास है, कितने बजे? 12 बजे। नहीं नहीं, मंडे को 3 बजे नहीं है बेटा, अभी टाइम टेबल पता है क्या? ये देखो, मंडे को 12 से 3, वेडनेसडे को, और आज फ्राइडे को 3 से 6। अगर चेंजेस हुई फ्राइडे को तो मैं आपको बता दूंगा। अभी कितने बजे? 3 से 6, तो ये आपका शेड्यूल है, और एक्स्ट्रा क्लास बाद में बता दूंगा। हाँ, चौथी पांचवी क्लास बाद में, अभी नहीं। अरे सुन तो लो, सुन लो पहले, इधर बेटा मेरी बात सुनो। आई वॉज सेइंग, बस बस प्लीज, आई वॉज सेइंग कि मंडे को आने से पहले ये सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, बिकॉज विल बी स्टार्टिंग फॉर्मली द चैप्टर, ठीक है? इधर एक्सक्यूज मी, हो गई अटेंडेंस? बस उधर ही रख लो, 1 मिनट अपने पास ही रखो। क्या ये बैग में डाल लो, वो सस्ती चवल। अब मेरी बात सुनो, अच्छा ठीक है, अब इधर बेटा सुनो, एक्सक्यूज मी, सम बेसिक ओवरव्यू, मेरी बात सुने। मैं कुछ बातें बोलूं, सिर्फ आपने सुनना है ध्यान से। इधर हु आर यू? ऑडिटर। आपका काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना और उसके बाद ओपिनियन देना। क्या देना? आई रिपीट, आपका काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना और क्या देना? ओपिनियन देना, गारंटी नहीं देना। ओपिनियन का मतलब ये होता है कि आप बोलो मेरी राय के मुताबिक क्या हालात है, और ओपिनियन तुमको पता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डर्स की तसल्ली के लिए महज एक लीगल रिक्वायरमेंट तैयार की गई है कि आपको ऑडिट करवाना लाजमी। आई एम टॉकिंग अबाउट पीएलसी, ठीक है? ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर। कंपनी को क्या बोलते हैं? क्लाइंट एंटिटी, क्लाइंट कंपनी, ठीक है? ऑडिटर का काम एफएस को चेक करने के बाद क्या देना बेटा? ओपिनियन, दैट्स इट। लेकिन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है सैंपल बेस पे मटेरियल आइटम्स, यस और नो? नो नीड टू रेफर द हैंडआउट, सुनने पर ध्यान देना है। किस बेस पे? सैंपल बेस पे मटेरियल ट्रांजेक्शन। इंफॉर्मेशन मांगना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंफॉर्मेशन देना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? आपने एक इंफॉर्मेशन मांगी, मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, भरोसा नहीं करना है, क्या करना है? डोंट ट्रस्ट, स्टेटमेंट लिखी थी, डोंट ट्रस्ट कॉमा वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करोगे? प्रोसीजर लगा के। प्रोसीजर क्या है?
कायरो, ठीक है। कायरो क्या था वो मैं बता चुका था, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। और कायरो अगर नहीं देखा आपने तो बेटा मेरी बात सुनो, मंडे की क्लास में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वो कायरो देख लीजिएगा, आगे बढ़े। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ हर वो चीज देखता है जिसका इन्फ्लुएंस आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मिसल कंट्रोल। तो ऑडिटर दो टेस्ट करता है, एक कंट्रोल का टेस्ट और एक ऑपरेशन। किसका ऑपरेशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है ना। किसका ऑपरेशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिटेल ऑपरेशन को हम लोग अंग्रेजी में, सॉरी ऑडिट की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? सब्सटेंटिव। पहले ऑडिटर क्या चेक करेगा? कंट्रोल्स। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डीप ऑपरेशंस, यानी कि आईएएस चेक करेगा। क्या चेक करेगा? आईएएस चेक करना है सब्सटेंटिव, डिटेल में जाके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा ऑडिटर ने टीओसी किया और आपको मेरे कंट्रोल बेकार घटिया लगे तो आपका सब्सटेंटिव ज्यादा हो जाएगा। अब आप बहुत ज्यादा डिटेल में चेक करोगे, 100% नहीं, हाँ सैंपल 50 के बजाय 80% हो जाएगा, 100 नहीं हो सकता। अगर आपको लगा कि हारिस भाई आपके कंट्रोल्स बेकार है, पुअर है, तो सब्सटेंटिव बढ़ जाएंगे। और अगर कंट्रोल अच्छे हैं, सब्सटेंटिव 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको ये एक्सपेक्टेशन गैप और ये तमाम चीजें हमने बात की थी, ये अभी भी बात की एक्सपेक्टेशन गैप, हाँ या ना। लोग क्या सोचते हैं और ऑडिट है क्या? ये एजेंसी एजेंसी रिलेशनशिप। बेटा ऑडिट की एक साइकिल है, ऐसे नहीं कि जो आप ऑडिट में जो मर्जी में करें, नहीं। पहले क्या होगा? ऑडिटर अपॉइंट होगा, महफिल एजीएम, ठीक है। उस महफिल के खत्म होने के बाद कंपनी और आपका एक एंगेजमेंट लेटर बन जाएगा जिसमें सारी टीसी यानी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी। उसके बाद ऑडिटर फाइनली अपॉइंट हो गया, भर्ती हो गया। सबसे पहला क्या काम करना है? प्लानिंग, शक पैदा करना है। एफएस देख के शक नहीं, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। लेकिन ये भाई प्लानिंग फेज वही ऑडिटर करेगा जिसको खुद आईएएस आता हो। क्या आता हो? ऐसा नहीं कि आप ऑडिटर आपने खोला यार कुछ पता ही याद ही नहीं आ रहा है यार, क्या पढ़ा था F3 F7 में, ऐसे यहाँ पर चवल नहीं मारना वहां पे। आपने क्या करनी है? आपने एफएस खोली, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर शक पैदा करना है, एंड देन उसके बाद टीओसी और सब्सटेंटिव। ये बता चुका हूं क्या चीज है। सारे एविडेंसेस को रिव्यू शिव्यू करना है और फिर ये ओपिनियन आपके हैं। अगर आपको लगा कि एफएस में एमएम्स नहीं है, एमएम अबे क्या होता है? मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। रिपीट, व्हाट इज एमएम? नहीं है। एमएम क्या है? मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। मटीरियल, हाँ, तो ओपिनियन कौन सा जाएगा? अनमॉडिफाइड, मींस सब कुछ ठीक है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एमएम है यानी मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, वो हो गया खत्म, पुराना हो गया। क्वालिफाई एडवर्स डिस्क्लेमर, सुनो पहले। क्वालिफाइड का मतलब ये है सिवाय इस चीज के सब कुछ ठीक है। एडवर्स का मतलब पूरी एफएस खराब है। डिस्क्लेमर, एविडेंस नहीं है, ओपिनियन नहीं है। मंडे को 12 बजे, खुदा हाफिज।